कर दूंगा। तो पहले आप सब लोग जिन्होंने मेरी बात सुनी मुझे बताएं कि क्या मेरी बात आप सबको समझ आई। कुंवर, प्रशांत, प्रिंस, राघव और उषा, ये बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस है राघव गोयल जी। राघव गोयल, गुड, वेरी नाइस। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चे बाद में आए। टुडे आई प्लान एंड आई प्रपोज टू कंप्लीट ऑल 40 क्वेश्चंस ऑफ वैल्यूएशन चैप्टर, राइट। 40 हो जाएंगे, वैसे एक आध बच्चे का कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद मैं रिवीजन का अलग से आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा। आई नो इट्स 18th ऑफ नवंबर ऑलरेडी, कोई बात नहीं, मैं आपका सेमेस्टर खराब नहीं होने दूंगा। आप पेपर में 100% 60 प्लस लाएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो इज एवरीथिंग ओके? मतलब मुझे आप बता दीजिए कि क्या ये सिस्टम ओके है। आज जिन बच्चों को वर्कबुक ना करनी हो वो क्लास लीव करके कुछ और कर लें, और अगर आप वर्कबुक में कंफर्टेबल हैं तो टाइप कर दीजिए कंफर्टेबल या ओके, और मैं फिर शुरू करूं। प्लीज मुझे बताइए। मतलब मैंने सोचा एक बार को कि सेशन हटा देते हैं, नोट्स पूरे तैयार नहीं हुए। हाँ, मैं रिवीजन रोज करा दूंगा, रिवीजन में रोज करा दूंगा। रोज मैं 11 बजे आ जाऊंगा। मतलब 2 दिन मैं अभी छुट्टी पे हूँ अगले हफ्ते, वो 2 दिन छोड़ के बाकी मैं प्रतिदिन आने को तैयार हूँ। कोई बात नहीं, आई डू एवरी एवरी डे। इनडायरेक्ट टेक्स्ट कर लूंगा। बस मैं बोल रहा हूँ कि अभी वर्कबुक स्टार्ट कर दूं, ओके कि नहीं ओके, ये बताओ। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। चलिए, तो पिछली क्लास जो कल हुई थी वो मैंने स्क्रैप कर दी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो कोई आपका दोस्त आपसे पूछे कि भाई वो क्लास में क्या किया था, तो कहना वो क्लास हुई ही नहीं, ठीक है। वो ना आउटपुट यार प्रोडक्टिव नजर नहीं आ रहा था। मैंने वॉच की वो क्लास अगले दिन बैठ के, मतलब शाम को बैठ के। मैंने रिवीजन के लिए कुछ अच्छा प्लान किया है, मैं आपको देता हूँ वो करके। चलो, स्वागत आप सबका दोस्तों आज की मुलाकात में। आज का हमारा एजेंडा है कि हम वर्कबुक के क्वेश्चंस करें वैल्यू ऑफ सप्लाई की। हमारे सीएमए फाइनल इंडायरेक्ट टैक्स में ये चैप्टर इतना कीमती है कि अगर आप पास्ट ईयर पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पिछले 15 मॉडल क्वेश्चन पेपर और पास्ट ईयर पेपर देखेंगे तो लगभग 35 बार इसी चैप्टर का क्वेश्चन आपको नजर आएगा। वर्कबुक हालांकि आप सबके लिए कोई भारी चीज नहीं है, आप सब बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि वर्कबुक जब आप मेरे साथ करेंगे तो कोई एंगल ऑफ क्या कहते हैं उसे, बचेगा नहीं डाउट, किसी भी एंगल से कोई सवाल आपके मन में बचेगा नहीं, एवरीथिंग विल गेट क्लियर्ड। तो कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन वर्कबुक के अंदर हैं वैल्यूएशन के। इसी प्रकार एक दिन हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के भी वर्कबुक के क्वेश्चन आपको कराएंगे, 50 क्वेश्चन वो हैं। यही दो चैप्टर्स हैं जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं पूरी इनडायरेक्ट टैक्स के, यानी जीएसटी के, ऑफ कोर्स। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट मच डिले। वैल्यूएशन या वैल्यू ऑफ सप्लाई, स्टडी मटेरियल के हिसाब से मॉड्यूल नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चलिए, पहला क्वेश्चन। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना कि एग्जाम हॉल में अक्सर तुम्हारे सामने कोई सवाल आएगा, वो बड़ा सा बनकर आएगा। वो सवाल कितना भी लंबा हो, तुम ये याद रखना कि तुमने जो क्लासें करी हैं उसमें वो कॉन्सेप्ट जरूर रहा होगा जो तुमने पेपर में उसने पूछा है। अब ये पहला ही क्वेश्चन आप देखिएगा, इतनी लंबी कहानी बदमाशों ने दे रखी है और अंदर कुछ नहीं है, अंदर नन्ही सी बात है, लेकिन ये छोटी बातें बच्चे को फेल करा देती हैं, उसके नंबर कटवा देती हैं। तो पूरे ध्यान से 40 सवालों की यात्रा ये हम आज प्रारंभ करते हैं। चलिए, लेट अस स्टार्ट। कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एंजॉय करिए, सिनेमा देखिए और उसके बाद वर्कबुक फिर से खुद से घर पर दोबारा सॉल्व करिएगा। सी, टेक एक्सपर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका, सप्लाइज टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स। हमेशा मैं कहता हूं, क्लासों में भी मैंने कहा है कि जब जीएसटी का सवाल आपके सामने आए, ग्रुप 3 में भी मैं आप बच्चों को बोलता हूं, कॉर्पोरेट लॉ में भी, जब कहानी वाले क्वेश्चंस बच्चों के सामने आए तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको डॉक्टर की तरह, जैसे डॉक्टर पर्चा लेके नहीं बैठ जाता है एग्जाम हॉल में, अपनी
ना रफ वर्क के लिए अलग कर लेना, उस पर लिख देना रफ वर्क, और ऐसे लिखना कि हाँ भाई अच्छा ये फिर ये फिर ये, ऐसे कुछ रफ में आप लिख पाए, कुछ चार्ट बना पाए, फ्लो चार्ट, समरी, डायग्राम, कुछ भी, मतलब कुछ क्या उसको बोलते हैं, डूडलिंग हम कर पाए, ये जरूरी है। टेक एक्सपर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है। ये सप्लाई करती है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स। It has been providing technical services to Innovatech Limited Bengaluru for the past 2 years. Now, we must understand who is seller, who is buyer. Tech Expert is a seller and Innovatech is a buyer. किसी भी प्रश्न में अगर हमें यही नहीं पता कि सेलर कौन है और बायर कौन है, तो हम क्या समझेंगे ये सब बातें। ये सेलर कौन है और बायर कौन है, ये हमको पता रहना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। नाउ अब अगला लाइन कहता है द कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज इज सेटल्ड असाइनमेंट वाइज, यानी एक प्रोजेक्ट हमें मिलता है कस्टमर की तरफ से, हम वो वाला काम कर देते हैं और फिर उसके बाद हम पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। एक बच्चा लिख रहा है कि मैं वर्कबुक और एमक्यूपी सब कुछ कर चुका हूं, बहुत बहुत बधाई आपको सुमंत, वेरी नाइस। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2 साल से ये हमारे कस्टमर हैं, हम सेलर हैं। 10 फरवरी 2000 समथिंग को Innovatech Limited paid rupees 45 lakh to Tech Expert Solutions Private Limited in exchange for an agreement that Tech Expert Solutions will not provide similar services to any other business entity in India or abroad for a period of 8 years. पता क्या हो रहा है? मतलब वो हमारा कस्टमर जिसको हम अपनी सर्विसेज देते हैं, वो हमको भाई 45 लाख रुपए देने को तैयार है। किस बात के लिए? वो कह रहा है कि 8 साल तक जो सर्विसेज तुम हमें देते हो वो किसी और को मत देना। हमने कहा हम आपको पागल है, हम किसी और को सर्विस देंगे? नहीं देंगे। तुम हमें पैसे दे रहे हो ना 45 लाख इस बात के कि भाई हम दूसरे के यहाँ कोई और काम ना करें, हम नहीं करेंगे, ठीक है। टेक एक्सपर्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड बिलीव्स, ये जो टेक एक्सपर्ट है यानी जो सेलर है, यानी जिसको पैसे मिल रहे हैं, यानी जिसकी कमाई हो रही है, यानी जो असेसी है, यानी जो टैक्स पेयर है, यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी जो हमारा क्लाइंट है, वो उसको लगता है 45 लाख रुपए रिसीव्ड इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, उस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। You are required to examine whether the view taken by Tech Expert Solutions Private Limited is legally valid. No, that's not valid. Also, calculate the GST liability, if any, considering that technical consultancy services are otherwise chargeable to GST at the rate of 18%. 15 मिनट मिलते हैं आपको पेपर में, 15 मिनट पेपर को रीड करने के लिए, उसमें बच्चे एमसीक्यू सॉल्व करने में लग जाते हैं। ऐसी आप ग्रुप 4 के बच्चे हो यार, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपको 15 मिनट जो पेपर रीड करने के लिए मिलते हैं, उस 15 मिनट के अंदर पेपर को पूरा अच्छे से रीड करना है और ये ढूंढ लेना है कि ये सवाल मैं नहीं करूंगा। और अगर वो ना डिसाइड कर पाओ कि कौन सा सवाल मैं नहीं करूंगा, तो कम से कम रीड तो पूरा पेपर को कर लेना चाहिए। 15 मिनट बहुत होता है भाई रीड करने के लिए, ठीक है। Innovatech Limited is not willing to pay any additional amount apart from the agreed consideration. थोड़ा आप मुझे लिबर्टी दीजिएगा, मैं हर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 40 के 40, थोड़ा सा समय ज्यादा लगे कोई बात नहीं, ठीक है। 6 महीने नहीं खराब करने दूंगा मैं आपके। सर पता है क्या लिखा है इस लाल लाइन का मतलब क्या है? जब आप किसी से पैसे लेते हो ना और आप सेलर हो, तो यार आप उससे पैसे भी लेते हो, टैक्स भी लेते हो। सपोज अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मैं पता है क्या करता, मैं क्वेश्चन का आंसर लिखता कि बेटा 45 लाख रुपए जो तू हमें दे रहा है इस पे जीएसटी लगेगा। हम अपने कस्टमर को बोलते तू 45 लाख दे प्लस 18% जीएसटी दे, तो हम उससे 45 लाख भी लेते और उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लेते, 8,10,000 रुपए भी लेते। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते, राइट। बट प्लीज रिमेंबर देयर इज अ लाइन रिटन हियर, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेपर को पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, रिलैक्स होके लिखना है, छोटे आंसर में भी पूरे नंबर मिलते हैं। Innovatech Limited is not willing to pay any additional amount apart from the agreed consideration. इसका मतलब ये 8,10,000 रुपए ग्राहक नहीं देने वाला,
वो कह रहा भाई मैं 45 लाख रुपए लाया हूं, इसी में एडजस्ट कर लो। हमने फाइनल आईडीटी की क्लास मान लो 9,000 रुपए की रखी है, हम बच्चे को बोले 9,000 रुपए की फाइनल आईडीटी है, राघव गोयल की, ले 9,000 रुपए दे, ये तेरे को क्लास मिल गई। फिर हम उससे ये बोल रहे हैं कि बेटा 9,000 रुपए पे 18% जीएसटी और दे, 10,000, ये 10,620 रुपए बने टोटल। वो बच्चा कह रहा छोड़ मैं कहीं और से ले लूंगा, मेरे को नहीं चाहिए 10,620 कैसे, मैं तो 9,000 का ऐड देख कर आया था। तो हम क्या करते हैं, 9,000 को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी माय लॉर्ड वही होगा। इस प्रश्न के अंदर दो सवाल छुपे हैं। पहला कि क्या 45 लाख टैक्सेबल है, द आंसर इज यस, 45 लाख टैक्सेबल है। दूसरा प्रश्न, क्या 45 लाख के ऊपर जीएसटी अलग से निकलेगा? नहीं निकलेगा, 45 लाख के अंदर से ही जीएसटी निकालना पड़ेगा, बिकॉज द कस्टमर इज नॉट विलिंग टू पे अ पेनी एक्स्ट्रा, राइट। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो 45 लाख रुपए हैं वो 118 के बराबर हैं, राइट। तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, ऑल इंक्लूसिव रिवर्स कैलकुलेशन करके 45 लाख डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, 38,13,559, 38,13,559, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ 45 लाख रुपए, राइट। बताओ कितने पागल लोग हैं, बदमाश। 60 लाख रुपए पर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, जबकि क्वेश्चन में 45 लाख रुपए दे रखे हैं, ठीक है जी। तो वो नीचे में स्प्रिंटिंग हो गई होगी, इन्होंने क्वेश्चन जहां से उठाया होगा ना, वहां 60 लाख का क्वेश्चन होगा, इन्होंने 45 लाख कर दिया, तो करेक्ट हो गई बात। समझ आ गया जी सबको? जितने बच्चे सीधा प्रसारण देख रहे हैं हमारे इस सेशन में, वो प्लीज ओके करते रहा करें, तो मुझे सुकून हो जाएगा कि मेरी आवाज आपके दिल तक पहुंच रही है, ठीक है। और आप टाइप करते रहे 1 डन, ऐसे करते करते दोस्तों 40 डन हो जाएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ, 1 डन, करेक्ट। अब इसको लिखना कैसे है, ये सब ड्रामा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एज पर रूल 35। कौन रूल याद रख रहा है, और कौन रूल पेपर में आपसे पूछ रहा है? पूछ भी लेगा तो उसका कुछ 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो 0 थोड़ी मिलेगा। मान लो किसी बच्चे ने रूल नंबर लिख दिया, उसको 7 में से 7 मिल गए, हमें नहीं चाहिए यार 100 में से 100। हम सामान्य जनता हैं, हमें 60 भी आ जाए तो हम मिठाई बांटते हैं, है ना। बच्चों के तो 20-20, 24-24 आ रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, 2-4 लाइनों में अपने आंसर को निपटा देना है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, दूसरा प्रश्न हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Aerotech Private Limited provides you with the following particulars related to goods supplied to Ignis Enterprises Limited. Find the transaction value for Aerotech Private Limited. अब यहां पर आप देख लीजिए, तो ये तो जो है वो है सेलर या सप्लायर। सप्लायर ही लिख दो, गलत लैंग्वेज क्यों यूज करनी। दिस इज सप्लायर, गुड्स हो या सर्विस, वॉट एवर, दिस इज सप्लायर, एंड Ignis is a receiver. So there's a supplier, there's a receiver. Now we have a list price of the goods exclusive of taxes and discounts. अपन ने जो बेचा उसमें सामान का वैल्यू है 90,000 रुपए, जीएसटी हटा के, टैक्स वैक्स हटा के। स्पेशल पैकिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर चार्ज सेपरेटली। ग्राहक बोला इसको ना ऐसी वैसी रैपिंग कर देना, हमने कहा भाई 6,500 लगेंगे, फ्री में हो रही है क्या? कस्टमर कह रहा कैसी बात कर रहे हो, लो 6,500 तुम्हें दिए, तुम पैकिंग करो, बढ़िया कर दी हमने, पैसे ले लिए, उस पर भी टैक्स लग जाएगा। ड्यूटी लेवीड बाय द लोकल अथॉरिटी on the sale of such goods. If you remember, we had a learning earlier in the batch कि जीएसटी के अलावा जो टैक्सेस होते हैं, अगर वो सामान पर लगते हैं, सर्विस पर लगते हैं, तो वो उन्हें जोड़ दिया जाना चाहिए। तो यहां पर ड्यूटी लेवीड बाय द लोकल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स 4,800 जो है वो हम जोड़ देंगे, ठीक है। नाउ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज्ड इन द इनवॉइस 17,200। भाई जीएसटी को मत जोड़ देना, जीएसटी तो अलग होता है ना। वो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है सामान की वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जीएसटी सामान की वैल्यू में कैसे जोड़ दोगे? नाउ सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एन एनजीओ द प्राइस ऑफ 90,000
is after considering the subsidy. I want to repeat on this. होता क्या है दोस्तों कि सब्सिडी में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो ये जो मोटी मोटी किताबें होती हैं, मैंने तो खैर एक कागज पे 2 पन्ने प्रिंट करवा रखे हैं इसलिए पतली दिख रही है आपको। ये वर्कबुक है 350 पेज की। 350 भी कहां भाई, 381 पेजेस की वर्कबुक है। आप मेरे से हिंदी में याद कर लो चीजें, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। सरकार की सब्सिडी एडजस्ट होती है और उसके अलावा कोई सब्सिडी एडजस्ट नहीं होती। हिंदी में पहले 2 बातें रट लो बिल्कुल। सरकारी सब्सिडी एडजस्ट होती है, उसके अलावा कोई और सब्सिडी एडजस्ट नहीं होती। हिंदी में फिर से रट लें, सरकारी सब्सिडी एडजस्ट होती है, बाकी कोई सब्सिडी एडजस्ट नहीं होती। इतना रट लिया। नाउ जब आप सीख गए कि सरकारी सब्सिडी एडजस्ट होती है, बाकी एडजस्ट नहीं होती, तो यहां क्या लिखा हुआ है, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ। इसका मतलब ये बाकी सब्सिडी है। सरकारी होती तो एडजस्ट होती, लेकिन ये बाकी है और बाकी वाली एडजस्ट नहीं होती, बाकी वाली एडजस्ट नहीं होती, बाकी वाली एडजस्ट नहीं होती, बाकी वाली एडजस्ट नहीं होती। करेक्ट, बिल्कुल क्लियर। लेकिन यहां पर लिखा है कि 90,000 इज आफ्टर कंसीडरिंग द सब्सिडी, तो 6,000 रुपए वापस से आपको ऐड करने पड़ जाएंगे। अभी मैं दोबारा याद दिलाता हूं मैंने क्या सिखाया। सरकार की सब्सिडी एडजस्ट होती है, बाकी एडजस्ट नहीं होती। तो जब बाकी एडजस्ट नहीं होती तो नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं हो रखी है, तो वापस से रीएडजस्ट कर दो। समझ गए आप? सरकारी सब्सिडी एडजस्ट होती है, यहां तो सरकारी है नहीं। सरकार के बिना वाली सब्सिडी एडजस्ट नहीं होती, नहीं होती तो एडजस्ट नहीं करनी चाहिए थी ना। यहां पर ये कह रहे हैं एडजस्ट हो चुकी है आफ्टर कंसीडरिंग, तो 6,000 माइनस हो रखे हैं ऊपर, अब हम कर देंगे प्लस। ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट ऑफर्ड 3% ऑन द लिस्ट प्राइस रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। इसका हमेशा ध्यान रखेंगे, जो डिस्काउंट लिखित में इनवॉइस के अंदर लिखा हुआ है बस वही माइनस होता है, बाकी कोई नहीं। तो 2700 रुपए माइनस कर देंगे। तो यहाँ ट्रीटमेंट देख लीजिए, 90,000 रुपए सामान की वैल्यू थी, 6,500 पैकिंग के हमने ऐड कर दिए, 4,800 जो लोकल टैक्सेस हैं वो हमने ऐड कर दिए। जीएसटी ऐड क्यों होगा, सामान की वैल्यू नहीं है, वो तो सामान की वैल्यू पर लगने वाला टैक्स है। सब्सिडी 6,000 ऐड कर दी, क्योंकि बच्चे क्या होता है वो कॉन्सेप्ट को किताबों से रटना चाहते हैं, वो खो जाते हैं कि सब्सिडी समझ नहीं आ रही यार, कभी ऐड हो जाती है, कभी लेस हो जाती है, कभी सरकार वाली दी होती है, कभी गैर सरकार वाली दी होती है, कभी इग्नोर कर देते हैं। मान लो पता है इस क्वेश्चन में ये लिखा होता कि जो सब्सिडी है 6,000 रुपए वो ऊपर एडजस्ट अभी नहीं करी गई है, तो 6,000 रुपए एडजस्ट नहीं करी गई है, करनी भी नहीं थी, तो इग्नोर कर देते 6,000 को। लेकिन उसने कहा कि ऊपर 90,000 में 6,000 एडजस्टेड हैं, तो जब 90,000 में 6,000 एडजस्टेड हैं, इसका मतलब वो माइनस हो रखे हैं, वापस प्लस कर दिया। ठीक है जी, चलो तो ठीक है, ये डन हो गया। टू डन, सब लोग टाइप करेंगे टू डन। बहुत प्यारा सवाल आ रहा है, यू शुड लव दिस क्वेश्चन। एक बात दिल की आपको कहना चाहूंगा मैं, और आप, मुझे उम्मीद है हर बच्चे तक ये बात पहुंचाएंगे। जीएसटी मैं अब अगले बैच से टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगा। मैंने बहुत सोचा कि चैप्टर वाइज पढ़ाओ, पता क्या होता है पूरे कोर्स में कहीं पर भी रियल एस्टेट का चैप्टर है नहीं, पूरे कोर्स में कहीं भी ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है नहीं। लेकिन अगर बच्चा देखेगा ना इसी चैप्टर में वैल्यूएशन में आखिरी क्वेश्चन दे रखा है रियल एस्टेट का, इतना प्यारा सवाल है भाई साहब, फ्लैट बिक रहे हैं, दुकान बिक रही है, जमीन बिक रही है, और बच्चा वैल्यू ऑफ सप्लाई में खो जाता है, उसे समझ नहीं आता रियल एस्टेट का वैल्यूएशन। सो फ्रॉम द नेक्स्ट सीरीज ऑफ रिकॉर्डिंग्स आई विल डू टॉपिक वाइज। उससे क्या फायदा होता है कि रियल एस्टेट का चैप्टर अलग से करो, ट्रांसपोर्ट का चैप्टर अलग से करो, हेल्थ केयर का चैप्टर अलग से करो, तो आपको सारे ट्रीटमेंट एक जगह समझ आ जाएंगे। खैर मैं आपको सपना बता रहा था अपना। अब ये क्वेश्चन रियल एस्टेट का है, ये जनरल वैल्यूएशन का क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल सवाल है, आपको बहुत मजा आएगा इस सवाल में। और आखिरी जो 40वां क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, कुणाल वर्मा इज द लॉफुल ओनर ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग लोकेटेड इन हैदराबाद। कुणाल वर्मा जो है वो जमीन के मालिक हैं,
द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 4 फ्लोर्स। ठीक है जी, 4 फ्लोर हैं मकान के अंदर। पहली और दूसरी मंजिल पे तो कुणाल भैया खुद रहती हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, while the third and fourth floors are let out for residential purpose। तीसरा और चौथा माला जो है वो उन्होंने रेजिडेंशियल पे के लिए किराए पे दे रखा है, जीएसटी से मतलब नहीं। अब मैं माफी चाहता हूं, यहाँ पर भी एग्जेम्पशन का रूल आ गया। एग्जेम्पशन वाले सवाल ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 39, 39, खाली 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जेम्पशन से रिलेटेड है वैल्यूएशन के अंदर। तो वैसे मैं चाहता हूं कि हम उसको स्किप कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं। वैल्यूएशन, प्योर वैल्यूएशन इस क्वेश्चन में है। एग्जामिनेशन की एक ही लाइन यूज हुई है कि मकान रहने वाला रहने के लिए दोगे, मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंस के लिए दोगे तो जीएसटी नहीं लगता। कॉमन बात है, ये पता होगा आपको। तो बहरहाल पहले पैराग्राफ में तो हमें जीएसटी का कुछ समझ आया नहीं। आगे देखें। श्री संजय कपूर एक रजिस्टर्ड पर्सन है who is a tenant on the third floor has surrendered his tenancy rights to Mr. Rohit Malhotra। My God, किराएदार ने सबलेटिंग कर दी। देखो, हमें कुणाल वर्मा, हमारा क्लाइंट है कुणाल वर्मा, यह है सप्लायर ऑफ सर्विसेज, राइट। और जो ये है क्या कहते हैं संजय कपूर, यह है रिसीवर। ठीक है, कुणाल को पैसे मिल रहे हैं क्योंकि वो रेंटल सर्विसेज दे रहा है। लेकिन अब क्या करा संजय ने? संजय जो कि खुद कस्टमर था, संजय जो खुद भाड़े पे रह रहा था, उसने क्या करा? संजय कपूर who is a tenant on the third floor has surrendered his tenancy rights to Mr. Rohit Malhotra for a tenancy premium of 7 lakh on 1st of October। Mr. Rohit Malhotra has paid the applicable stamp duty and registration charges for transfer of tenancy right। Additionally, Rohit Malhotra will pay a monthly rent of 65,000 to Kunal Verma starting from October। देखो भाई क्या है, ये जो 65,000 रेंट है ये तो रेजिडेंशियल रेंट है डियर, इस पे जीएसटी नहीं लग सकता। लेकिन क्या हो रहा है, तुम ऐसे समझो जैसे ये कुणाल से किराए पे कमरा गया किसके पास? संजय के पास। और संजय से किराए पर कमरा किसके पास गया? कौन है? रोहित के पास। थोड़ा रंग बदलकर मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको। तो फॉर कुणाल एंड संजय दिस इज सेलर, दिस इज बायर, राइट। एंड फॉर संजय एंड रोहित, संजय इज सेलर, रोहित इज बायर। तो वो जो मंथली रेंट आएगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, वो तो डियर टैक्सेबल नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है, वो वापस होना है, तो वो कंसीडरेशन नहीं है, वो भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन ये जो 7 लाख रुपए का टेनेंसी राइट ट्रांसफर हुआ ना, संजय ने किराए पर रहने वाला अपना अधिकार रोहित भैया को ट्रांसफर कर दिया। ये होता है ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स, दैट इज टैक्सेबल। तो ये छोटी छोटी बातें डियर तुम्हारे एग्जाम में देखो तुम्हारे काम आएंगी। क्या पता किसी बड़े से क्वेश्चन का कोई छोटा सा हिस्सा हो ये वाली लाइन। ट्रांसफर of tenancy right is taxable, but the same property wala residential rent is not taxable। Let me show you the answer। You are required to determine the value of taxable supply in the hands of Kunal Verma and Sanjay Kapoor। मैंने तो बोला था आपको, कुणाल वर्मा के हाथ से टैक्स कितना जाएगा? 0, क्योंकि उन्हें तो रेजिडेंशियल रेंट मिल रहा है। संजय कपूर भी तो सेलर थे, संजय कपूर ने अपना टेनेंसी अधिकार बेचा सामने वाले को, ट्रांसफर किया, उसके पैसे पे 7 लाख रुपए जो है उस पर जीएसटी लगेगा। The rental income received from residential property is exempt from GST। The surrender of tenancy right for 7 lakh is a taxable supply under GST law। ये इतना सा क्वेश्चन भी एग्जाम में 7 मार्क्स में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझे सर आप? करेक्ट हो गई बात। एक प्रिंस भैया का वो है सुझाव कि पॉइंट्स बनवा दो कल की तरह, वो भाई मैं लिख के दे रहा हूं अलग से ना एक जगह, मतलब जो समरी वीडियो आप लोगों को मिलेगी या सेशन मिलेगा उसके लिए समरी नोट्स में मैंने ये सारी चीजें एक जगह लिख दी। ठीक है,
तो तुम मत लिखो, तुम बिल्कुल एंजॉय करो। जो बच्चे बाद में वर्कबुक की रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी बेफिक्र रहें, समरी पॉइंटर्स में ये सब कुछ आपको अलग से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अब ये एग्जामिशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर आपको क्या कहते हैं उसे, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आपको एग्जामिशन अच्छे से याद हो। तो एग्जामिशन जहां जहां पर भी हो रही है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 4, 15 और 39 तीन क्वेश्चन में एग्जामिशन यूज होंगी, तो उन्हें आप संभाल लीजिए। एग्जामिशन की वर्कबुक और एग्जामिशन की समरी जब आप कर लेंगे तो आपको अच्छा आनंद आ जाएगा। चलिए देखिए, यहां पर बहुत सारी ट्रांजैक्शन आपको दी हैं और आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल जीएसटी लायबिलिटी ऑफ रोहन मल्होत्रा दैट इज टैक्स पेबल बाय हिम फॉर द मंथ ऑफ मई। ये सारे इंट्रा स्टेट है, यानी सी और एस निकालना है। तो देखो, आपको एग्जाम में भी मैं सोच रहा था कि आप ये वाला फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं, अच्छा डिजाइन है ये जो डिजाइन है ये अच्छा है। एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा, पास्ट ईयर पेपर में भी, नहीं देखा तो देख लेना, कि क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन हर बार ऐसा ही आ रहा है, जैसे इनकम टैक्स में वो वाला क्वेश्चन मशहूर होता है ना, असेसमेंट वाला, वो टोटल इनकम निकलवाता है, वैसे ही यहां पर है। सोचो, बहुत सारी 10-12 ट्रांजैक्शन दे देता है और तुमसे टोटल करवाता है टैक्सेबल वैल्यू का। तो उस 10-12 ट्रांजैक्शन में से 5-6 एग्जेम्प्ट होती हैं, 2-4 आरसीएम वाली होती हैं, बचे हुए की वैल्यू निकलती है। तो उसके लिए तुम्हें आरसीएम पता होना चाहिए, एग्जेम्पशन पता होना चाहिए। फिर एग्जाम में वो भी देना होता है ट्रांजैक्शन के पीछे का रीजन। तो ये फॉर्मेट वैसे मुझे सही लगता है, इसको तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देखो, स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ रॉ वेजिटेबल फाइबर जैसे कॉटन, फ्लेक्स, जूट, ये टैक्सेबल है, ठीक है जी, क्लियर। तो 5 लाख रुपए का 9%, 45,000 जीएसटी आ गया। ऑनलाइन जर्नल टू एलीट इंटरनेशनल स्कूल, जो ऑनलाइन जर्नल है उसकी सर्विसेज एलीट इंटरनेशनल स्कूल, यानी जो प्ले स्कूल और प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल है उनको टैक्सेबल होता है। हायर एजुकेशन वाले कॉलेजेस को जब ये लोग जर्नल सप्लाई करते हैं तो टैक्सेबल, तो एग्जेम्प्ट होता है, तो इनमें टैक्सेबल। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कर्नाटका स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो 16,200, 9% यहां पर लिखा है। सिटिंग फीस आरसीएम में आती है, इंश्योरेंस कमीशन आरसीएम में आता है, और कर्नाटका सरकार को फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्प्लॉइज के लिए हमने करवा के दिया, तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो अब जब तक आपको एग्जेम्पशंस जो हैं अच्छे से याद नहीं होंगी, तो ये एग्जेम्पशन वाले प्रश्न में थोड़ी तकलीफ आपको महसूस हो सकती है, बट आप चिंता ना करें, एग्जेम्पशन पर काम करें, ताकत आ जाएगी अपने आप, और क्या, ठीक है। अभिषेक भाई का प्रश्न है, पॉइंटर्स किस फोल्डर में अपलोड होंगे, वो तो एक मिनट, हाँ, पॉइंटर्स किस फोल्डर में मतलब, अच्छा वो पूछना चाहते हैं आप, जो एक जगह लिखेंगे वो कहां पर करेंगे, वो तो आप लोगों को जो गूगल ड्राइव ऐप जो भी दिया गया है वहीं पर सब कुछ होता है, उसका पाथ हम आप लोग को बता देंगे नोटिफिकेशन जारी करके। चलो खैर, तो एक आप फॉर्मेट देख लीजिए, दिस इज सो इजी। ऑनरेरियम रिसीव्ड फॉर अपीयरेंस ए गेस्ट एंकर, टीवी चैनल में आप एंकर के रूप में सर्विसेज देंगे, वो नॉर्मली टैक्सेबल है। सिलेक्टर, कमेंटेटर की सर्विसेज टैक्सेबल है, मतलब स्पोर्ट्स पर्संस को ना कुछ चीजें एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन कमेंट्री जो है वो टैक्सेबल है। चलिए इलस्ट्रेशन 5, यहाँ कोई एग्जेम्पशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 4 डन हो गया है, 4 डन। सुमंत भाई से मेरी प्रार्थना है कि सारी जो चैट है वो उसमें करें, कॉमन चैट में। वो पर्सनल जा रहा है तो मुझे बार बार क्लिक करके देखना पड़ता है, पता नहीं क्या वो कह रहे हैं अलग से। कॉमन चैट में, ठीक है, ट्रू ऑल करिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5, एलीट टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स टू गुड्स सोल्ड टू वाइब्रेंट। तो जो एलीट टेक है ये वो सप्लायर हो गया, एलीट टेक नाम की जो कंपनी है दोस्तों वो सप्लायर हो गई, और दूसरी जो नाम दिया हुआ है ये कौन है, वाइब्रेंट, ये हमारा रिसीवर हो गया। तो जो वाइब्रेंट है वो रिसीवर हो गया, ठीक है जी, रिसीवर। अब
क्या क्या दे रखा है, कुछ 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 दे रखा है। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट्स, ठीक है, 75,000 रुपए सामान की कीमत है। फिर उसके बाद टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, हाँ तो ये लोकल टैक्स है, ये तो ऐड हो गई, ये भी ऐड होगा। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स, नो ये ऐड नहीं होता है। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट प्राइस अबव, इसका मतलब 1500 रुपए हमने और अलग से लिए, तो भाई जितनी कमाई तुम करोगे उतना चढ़ावा तुमने वहां चढ़ाना पड़ेगा, कैसे नहीं चढ़ाओगे। अगला लाइन पढ़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एलीट टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड 3,000 rupees as a subsidy from an NGO on the sale of these goods. ध्यान से देखें आप, the price of 75,000 is after considering this subsidy. What does it mean? तो जो सीधा प्रसारण देख रहे हैं बच्चे, अगर 1 मिनट वो खर्च करना चाहें अपना, तो मुझे बताएं कि जो 3,000 रुपए की सब्सिडी लगी, मुझे प्लीज बताइए कि वो 3,000 रुपए की सब्सिडी सरकारी है या फिर गैर सरकारी है, गवर्नमेंटल है या अदर देन गवर्नमेंटल है। फटाफट बताएं, गवर्नमेंटल है कि अदर देन गवर्नमेंटल है, तो वो अदर देन गवर्नमेंटल है, करेक्ट। अदर देन गवर्नमेंट है तो वो ऐड ही होगी हमेशा, ये मत याद करो, बस पहले इतना समझो कि ये अदर देन गवर्नमेंट है। अब जब ये अदर देन गवर्नमेंट है तो तुम्हें रट लेना है कि ये एडजस्ट नहीं करनी चाहिए, माइनस नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो पता लगाओ, कर रखी है क्या माइनस, OIC 75,000 रुपए में माइनस हो रखी है, इसलिए वापस क्या कर दें, एड बैक, करेक्ट। तो इसको हम एड बैक कर देंगे, 3,000 भी प्लस कर देंगे। Elite Tech Solutions Private Limited offers a 2% discount on the list price, which is again recorded in the invoice. Determine the value of taxable supply made by Elite Tech Solutions. तो जो 2% डिस्काउंट है वो इस पर है 75,000 पे, वो माइनस कर देंगे, कोई बात नहीं, 73,500, ठीक है, 75,000 का 2% 1,500 रुपए हम माइनस कर दिया, ठीक है जी। लिस्ट प्राइस ऐड हो गया, टैक्स ऐड हो गया, जीएसटी ऐड नहीं हुआ, पैकिंग चार्जेस ऐड हो गया, सब्सिडी ऐड हो गई, डिस्काउंट लेस हो गया, ट्रांजैक्शन वैल्यू आ गई 84,500, बल्ले बल्ले। सर ये 7-7 नंबर के क्वेश्चन है, मैंने एक दिन दिखाए थे आपको कि पीवाईपी में कैसे क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन है ना। चलो प्रश्न संख्या 6, सब लोगों का धर्म निभाएं पूरा, ठीक है, गलती कर देते हैं आप, 5 डन 5 डन 5 डन 5 डन, सब लोगों को लिखना है 5 डन। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, वो अपने वहां पर जहां बैठकर क्लास देख रहे हैं अपनी आंखें बंद करके बोलेंगे 5 डन 5 डन 5 डन, ठीक है। सर ये वो होती हैं टोटके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के। Vertex Solutions Private Limited is a registered supplier in Bengaluru, Karnataka, has supplied goods to Sumit Traders and Everest Motors Private Limited located in Chennai, Tamil Nadu and Mysuru, Karnataka respectively. Okay, so this is the seller, that is the supplier. और इन्होंने दो लोगों को सामान बेचा, एक सुमित ट्रेडर्स इज रिसीवर 1 R1, एवरेस्ट मोटर्स इज R2, ठीक है। सो वी हैव R1 एंड R2। अब आगे पढ़ते हैं, प्राइस प्राइस ऑफ द गुड्स 30,000 22,000, पैकिंग चार्जेस 800 600, फिर कमीशन 600 और 500, ये मतलब वेमेंट चार्जेस 1500 1200, फिर उसके बाद डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, तो माइनस कर देंगे क्योंकि वो रिकॉर्डेड है इन द इनवॉइस। जो भी डिस्काउंट्स हैं अगर वो इनवॉइस में रिकॉर्डेड है डियर, तभी आपको माइनस करने हैं। हाँ, तो फिर अब ये ऐसी भाषा लिखती हैं जैसे बच्चा बेचारा घबरा जाए, पता नहीं क्या हो रहा है। आइटम्स 2 to 5 मतलब पैकिंग, कमीशन, वेमेंट और डिस्काउंट हैव नॉट बीन इंक्लूडेड व्हाइल अराइविंग एट द प्राइस, ठीक है। ऊपर 30,000 में ये चीजें एडजस्ट नहीं हुई हैं तो हम कर देंगे। अज्यूम ऑल सप्लाईज आर टैक्सेबल, तो इसका मतलब कुछ एग्जेम्प्ट नहीं है। द सप्लाई मेड टू सुमित ट्रेडर इज एन इंटर स्टेट सप्लाई, और क्या,
भाई देखो, हम थे कर्नाटका के और सुमित है तमिलनाडु का, है ना। हाँ, तो ये तो हो गया आईजीएसटी। और ये जो वो है एवरेस्ट, वो कर्नाटका का है, हम भी कर्नाटका के, तो ये हो गया सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये जो R1 है वो आईजीएसटी वाला रहेगा, और ये जो है वो C+S वाला रहेगा। वो तो उन्होंने लिख के दे दिया, लेकिन ना भी लिख के देते तो आप खुद पता लगा सकते थे। ठीक है जी। फिर उसके बाद अप्लीकेबल जीएसटी रेट 9918, कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी। तो ठीक है जो, तो क्लियर है। इस वाले कंपोनेंट का भी डियर ध्यान रखा करो। देखो क्या होता है, कई बार बच्चे वहां भी गड़बड़ करते हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं बार बार इनकम टैक्स का उदाहरण आपको दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि वो मशहूर बहुत है। इनकम टैक्स में कई बार टोटल इनकम कैलकुलेट करने के साथ साथ इनकम टैक्स भी कैलकुलेट करवाया जाता है। बच्चे जिनकी टोटल इनकम ठीक भी आ जाती है, वो भी कई बार इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में गलती कर देते हैं। कभी स्लैब गलत लगा देंगे, कभी वो सरचार्ज नहीं लगाएंगे, है ना, कभी वो सेस नहीं लगाएंगे, कभी वो टोटलिंग एरर कर देंगे। तो नंबर थोड़े बहुत का तो नुकसान हो ही जाता होगा ना। बिल्कुल उसी प्रकार, हालांकि स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। मान लो आपने ये एडलेस तो ठीक करा, आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बिल्कुल सही आ गई, लेकिन आपने सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी लगा दिया। गुस्सा नहीं आएगा कॉपी चेक करने वाले को? ग्रुप 4 में, आप ग्रुप 4 में, एक कागज की डिग्री तो कम है, हो तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट ही, इतना सब पढ़ पढ़ा के यहां तक पहुंचे हो आप। चलो खैर, ठीक है जी, 6 डन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डन हो गया। चलो लिख दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं अब। टाइटन मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड is a manufacturer of heavy machines registered in Ahmedabad, Gujarat. Supplied one machine to Orion Engineering Limited located in Surat, Gujarat. Okay, okay. तो जो टाइटन मशीनरी है सप्लायर, वो भी गुजरात की है, और जो ओरियन इंजीनियरिंग है वो भी गुजरात की है। ये हमारा रिसीवर जो है वो भी गुजरात का है। Located in Surat, Gujarat on 10th of March under an invoice of the same date. Using the information provided below, compute the value of the machine and the GST payable in cash for the month of March by Titan Machinery with an appropriate working note. Assume the following GST on the machine. तो देखो फिर वो इतने सारे ड्रामे दे रखे हैं, और उसका ट्रीटमेंट प्लस माइनस होगा वो कर लेंगे। 8 ट्रांजैक्शन दे रखी है। पहला, बेसिक प्राइस ऑफ द मशीन 32 लाख रुपए। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट 3% ऑन द बेसिक प्राइस 96,000। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। सेकेंडरी पैकिंग इन आयरन शीट्स, चार्जेस फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन बायर्स रिक्वेस्ट, यानी हमने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा बायर से ले लिए, किस लिए? सेकेंडरी पैकिंग के लिए, तो इस पर भी जीएसटी लगेगा। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग चार्जेस ऑफ द मशीन 1,10,000 रुपए। ठीक है। टैक्स लेवीड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन द सेल ऑफ द मशीन, वही लोकल टैक्सेस बिफोर जीएसटी शैल बी एडेड। Subsidy received by the supplier from the sarkar, from the sarkar, from the sarkar, from the sarkar, from the sarkar to encourage manufacturing। अब यहां पर यह नहीं लिखा है कि 1 लाख रुपए पहले से उसमें माइनस हो रखे हैं कि नहीं, नहीं हो रखे होंगे तो हम कर देंगे माइनस। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस पेड टू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी पेड बाय ओरियन ऑन बिहाफ ऑफ टाइटन, 28,000 रुपए इंस्पेक्शन के पैसे लगे। इंटरेस्ट पेड बाय ओरियन फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ द मशीन। अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। 1 मिनट लगेगा, मैं इंटरेस्ट रिवाइज करा देता हूं। देखो हिंदी में आप याद करो, हिंदी में सप्लायर क्या कहते, वो सरकार क्या कहती है? तुम कमाओगे हमें दोगे नहीं, इसे पाप कहते हैं।
सरकार क्या कर रही है? सेलर से। तुम पैसे कमा रहे हो बायर से, तो हमें क्यों नहीं दोगे? सेलर कह रहा अरे आपको जीएसटी देते तो माय लॉर्ड, कैसी बात कर रहे हो? सरकार कह रही है मान लो बिल बनाता 10 लाख रुपए का, कस्टमर ने 10 लाख रुपए टाइम पर पेमेंट नहीं करे, तो उससे तुमने 1,000 रुपए ब्याज ले लिया, तो मुझे 1,000 पे भी जीएसटी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये समझ गए आप कि ब्याज पर जीएसटी है। कौन से ब्याज पर नहीं है? वो जो बैंक से लोन लेते हैं, वहां ब्याज जो है वो बैंक की इनकम है, लेकिन फिर भी उस पर जीएसटी नहीं है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं, आप जानते हैं, लेकिन ये लेट पेमेंट का जो चार्ज है वो सेलर की कमाई माना जाता है। लेट पेमेंट का जो ब्याज है वो सेलर की कमाई माना जाता है, वो रेवेन्यू में ऐड होता है, तो फिर वो जीएसटी के लिए टैक्सेबल होता है। मैं बताना ये चाहता था ब्याज के अलावा कि जब आपसे पूछा जाए टैक्सेबल वैल्यू, तो दो अलग अलग निकाल के दीजिएगा, क्योंकि जब बिल बना होगा उस दिन थोड़ी पता था दोस्तों कि वो लेट पेमेंट करेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 15,000 पे जीएसटी लगता है, लेकिन वो ऐड मत करना, इस पर सेपरेट जीएसटी निकालना। बच्चा बोलेगा क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन तो वही बैठेगी, दो अलग अलग टेबल में जीएसटी निकालो, क्या जोड़ दो फिर निकालो। क्यों भाई? आप कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं कि फाइनल इफेक्ट सेम आएगा। यार जब जिस दिन इनवॉइस बनाया होगा डियर, जिस दिन तुमने बिल बनाया होगा, जिस दिन तुमने इनवॉइस बनाया होगा, तुम मुझे अच्छे से ये बता दो कि उस दिन थोड़ी तुमने ये किया होगा। सीधा फसाण वाले बच्चे ओके कर दें प्लीज। समझ आइए आपको ये बात? तो 15,000 पर डियर जीएसटी तो लगेगा, लेकिन वो टोटल में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, कभी पे इतनी सी गलती के चक्कर में 7 में से 4 मिलेंगे केवल, वो भी कोई दिल खुश हो जाए किसी पेपर पर चेक करने वाले का तो। अब यार ये बड़ी गलत बात लगती है। अब आईटीसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया, वो क्या करवाएगा, ऊपर सारी सेल हुई है, ऊपर सारे पैसे टैक्सेबल वाले हैं, नीचे थोड़ा सा आईटीसी उसमें माइनस करवाएगा और फिर निकलेगा नेट टैक्स लायबिलिटी। IGST paid on food items for consumption by factory employees not eligible for ITC। अरे वाह, ऐसे लिख के दे रखा है, तो 9,000 रुपए पे तो आईटीसी आएगा नहीं, पता है आपको। अच्छा, ये टैक्स अमाउंट ही दे रखा है, जीएसटी, SGST and CGST paid on an electrical transformer used in the manufacturing process। ठीक है, तो 18 + 18 जो है वो आईटीसी है, ऊपर जो टैक्स आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 18,000। Titan machinery has no ITC balance at the beginning. All other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. There are no other transactions। इतनी सारी तो दे दी, ऊपर से कह रहा no other transactions। ठीक है, और ये जो दो कंपनी है टाइटन और ओरियन आर नॉट रिलेटेड पर्संस। हाँ देखो बस क्या करा, सीधे सीधे जोड़ घटाना दिखा दिया। बेसिक प्राइस जुड़ गया 32 लाख, डिस्काउंट माइनस हो गया 96,000, पैकिंग ऐड कर दी, डिजाइन ऐड कर दिया, टैक्स ऐड कर दिया, सब्सिडी ऐड नहीं करी। ठीक है, सब्सिडी नॉट ऐड नहीं करी, तो हम ये मान रहे हैं कि वो उसमें पहले से एडजस्टेड थी, मतलब पहले से एडजस्टेड थी, बिना उसको यूज कर लिया था। अब ऐसे में क्या होता है, कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो, आप अपना पूरा एक्सप्लेनेटरी नोट देकर आइए एग्जामिनर को। वो लोग पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिए यार वो बस आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ से नंबर थोड़ी देता है वो। इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड कर दिए, इंटरेस्ट पेड बाय ओरियन इंजीनियरिंग फॉर डिले इन पेमेंट 15,000, 12,712। ध्यान से सुने आप, ये जैसे यहाँ पर ये वाली लाइन पहले से ऐड कर दी गई है ना, ये आपने नहीं करनी है, वर्कबुक ने गलती करी है तो आप गलती मत करिए, ये ऐड नहीं होगा, दो अलग अलग टेबल बनेंगी। ठीक है जी, बिल्कुल। आप लोग प्रैक्टिकली मुझे बताइए मेरे प्रश्न का उत्तर कि जिस दिन हम इनवॉइस काटेंगे उस दिन हमें थोड़ी पता था कि लाला पैसे नहीं देगा। ठीक है जी, तो इसको देख के आप कंफ्यूज ना हो। अब टैक्स पेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, आईटीसी ऑन इलेक्ट्रिकल 18 माइनस हो गया, आईटीसी फूड वाला माइनस नहीं हुआ। ठीक है, जैसे यहां पर जीएसटी लायबिलिटी इकट्ठी दी हुई है, मेरे प्रिय मित्रों आपको पेपर में ऐसे नहीं करके आना है,
पहली ही लाइन में नोट दे दीजिएगा। कभी कभी बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि नोट हम लिखेंगे तो एग्जामिनर तो हमारा नोट पढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ेगा सर? ये जैसे A4 साइज की आपकी कॉपी है, तो पहले तो हमेशा कोशिश करें कि पूरा पन्ना यूज ना करें, थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया करें। यहाँ पर ऐसे ऐसे मैंने पेज मोड़ा, यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। मान लो कुछ भी आप कर रहे हैं तो डैश नोट 5, अगले पन्ने पर नोट 5, नोट 1, नोट 2 जो भी है। तो इससे क्या होगा, अगर हमें यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, खाली छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आखिरी बिंदु तक लिखने की जरूरत क्या है, यहाँ तक लिखो बस। आप इतनी जगह लिख दिया नोट 1, नोट 2, नोट 3, है नहीं अच्छी बात। खैर चलो भाई 7 डन, बल्ले बल्ले 7 डन। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। तो बचपन से ये अच्छा फील 7 डन। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ, एक सवाल शुभम भाई ने पूछा है, मैं जितने भी रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं उनको भी प्रार्थना करूं कि मुझे 2 मिनट और दें। बच्चे ने पूछा कि जो ब्याज का पैसा है, कहाँ गया ब्याज? हाँ 15,000। बच्चा कह रहा है 15,000 जो ब्याज के पैसे हमें मिले, उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो एक्स्ट्रा माने या फिर वो पैसे इंक्लूसिव माने? देखो दोस्तों, प्रैक्टिकल सिनेरियो में भी और इस किताब के अंदर भी सही ट्रीटमेंट हो रखा है। कोई भी ग्राहक ब्याज पे जीएसटी नहीं देता। वो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी जो है वो तो लेट पेमेंट पे जीएसटी लगा के टोटल बिल आपको चिपका देती है, तो आप दे देते हो पैसे का, आपको पता नहीं चलता ज्यादा। लेकिन कस्टमर कभी भी लेट पेमेंट के ऊपर अलग से जीएसटी देने को जनरली तैयार नहीं होता। तो 99.99% केसेस में जब तक कुछ ना लिखा हो, हमेशा आपको ये मानना है कि जो ब्याज के पैसे हैं बस उतने ही आए हैं पेमेंट, उसी में जीएसटी और उसी में मेन टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, हमेशा ब्याज को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानना कस्टमर और सेलर के केस में। आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन शुरू करने से पहले शुभम भाई ओके तो करो। आठवां क्वेश्चन शुरू करने से पहले मुझे पता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, सुन लीजिए मेरी प्रार्थना। बहुत बालक ऐसे हैं जिनको लगता है इस कदम पर आकर भी कि इनकम टैक्स का और जीएसटी वाला जो टीसीएस है वो सेम चीज होती है। गलती तो खैर पढ़ाने वालों की है कि वो अच्छे से समझाते नहीं, मतलब जैसे कि मैं, लेकिन थोड़ी बालकों की भी गलती है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कम रखते हैं। इनकम टैक्स का टीसीएस अलग होता है और जीएसटी का टीसीएस अलग होता है ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स वाला टीसीएस अलग होता है और जीएसटी वाला टीसीएस अलग होता है। ठीक है, एक बात समझ आ गई। दूसरी बात कि टीसीएस कुछ सामान खरीदते समय लगता है, इनकम टैक्स वाला टीसीएस। तो जैसे आपने 20 लाख की कार खरीदी, तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को सिंपल बनाते हैं, 20 लाख का 1% हुआ 20,000। तो हमने मारुति को टेलीफोन करा, हमने कहा भाई जरा 20 लाख रुपए हमारे पास हैं, जरा एक कार हमें दे दो। तो मारुति कंपनी ने 20 लाख रुपए की कार एक हमारे लिए फाइनल कर दी और हमने 20 लाख रुपए निकाल के ब्रीफ केस में कैश अलग रख लिया। तो मारुति कंपनी हमसे क्या कह रही है, सर खाली 20 ही लाख लाए आप बस। हमने कहा तो और क्या लाना है? वो बोला सर 28% तो जीएसटी है, तो आपको जीएसटी के पैसे देने हैं, और सर इनकम टैक्स वाला रूल कहता है कि 1% टीसीएस देना है आपको इनकम टैक्स का। तो अब जरा सोचिए कि मैं मारुति वालों को 20 लाख तो दूंगा गाड़ी के पैसे, 20 लाख कार के रुपए, कुछ रुपए मैं मारुति कंपनी को दे रहा हूं जीएसटी के नाम पे, कुछ रुपए मैं दे रहा हूं टीसीएस ऑफ इनकम टैक्स के नाम पर। तो मुझे 3 पेमेंट्स करनी है, एक ये 20 लाख वाली, एक ये जीएसटी वाली
और एक ये टीसीएस वाली, सिंपल मान के चलिए, बीमा फीमा सब एडेड फेडेड है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन करो ना। अब तो जीएसटी में बच्चों ने क्या रूल पढ़ रखा है? बच्चों ने पढ़ रखा है कि जो जीएसटी है उससे पहले यदि कोई और टैक्स लगता है तो वो सारे टैक्स उसमें जोड़ दिए जाएं। अगर जो सामान या सर्विस बिक रही है उस पर जीएसटी के साथ साथ कोई और टैक्स भी लगता है, जैसे तमिल मूवी वाला एक क्वेश्चन तुमने कभी किया होगा, हिंदी सिनेमा वाला क्वेश्चन किया होगा, उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स और जीएसटी पे भी था। तो सिनेमा के ऊपर तो रूल कहता है बेटा जोड़ दो, जो तुम्हारा वो टैक्स जोड़ने के बाद वैल्यू आए उस पर जीएसटी लगाना। क्लियर है? पहले हाँ बोलो हाँ, सब लोग बोलो हाँ, सब जहां जहां बैठे हैं वहां बैठे बैठे बोलेंगे हाँ। क्लियर हो गई बात? अब बच्चा तो मासूम बेचारा रट के बैठ गया कि साहब वो टीचर ने पढ़ाया है जीएसटी के अलावा कोई भी टैक्स हो सब जोड़ डालो और फिर जीएसटी निकालना। तो बच्चे ने ये भी जोड़ दिया, टीसीएस। मान लो ये 20,000 रुपए का टीसीएस है, तो अब आपको बताना है, क्वेश्चन मेरा सुनिए, कि जीएसटी 20 लाख पे लगेगी, 20 लाख 20,000 पे लगेगी? बच्चा क्या कह रहा है, अच्छा जीएसटी के अलावा सारे टैक्स पहले जोड़े जाते हैं और उसके बाद जीएसटी आता है। तो बताइए जीएसटी जो निकलेगा वो दोनों को जोड़ने के बाद निकलेगा या 20,000 नहीं जोड़ेंगे केवल 20 लाख पे लगेगा? आप लोग बताइए, सीधा प्रसारण वाली ऑडियंस। जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं वो भी समय का ध्यान रख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और माइंड में सोचें और जवाब दें, है ना? बताओ सब लोग, जीएसटी किसके ऊपर कैलकुलेट करूं? क्या बोलते हैं? 20 लाख पर या 20 लाख प्लस 20,000 पर? जल्दी बताएं, समय कम है, प्लीज बताइए। क्या बोलते हैं? 20 लाख पे प्रमोशन हाँ जी, जाकर एक बार अभिषेक भी कह रहे हैं 20 लाख पे। कोई ऐसा ग्राहक जो कह रहा है 20 लाख 20,000 दोनों पे लगेगा? सब कह रहे हैं जी 20 लाख पे। क्यों? बिल्कुल करेक्ट बात है, जीएसटी निकलेगा 20 लाख पे, इसके ऊपर नो जीएसटी ऑन टीसीएस, नो जीएसटी ऑन टीसीएस। क्यों? क्योंकि ये जो टीसीएस है ये कार का टैक्स नहीं है, ये तो कार खरीदने वाले की इनकम का टैक्स है, कार खरीदने वाले की इनकम का टैक्स है। कार के ऊपर जैसे रोड टैक्स लगता है तो पहले वो जुड़ेगा फिर जीएसटी निकलेगी। कार के ऊपर कोई और टैक्स लगता हो, कार का टैक्स, मान लो रोड टैक्स, स्टेट टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स, किसी भी नाम से कोई टैक्स सरकार लगा दे, कार के ऊपर, कार चलाने वाले के ऊपर नहीं, कार के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो जुड़ेगा। लेकिन कार चलाने वाले के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, कार पे नहीं। क्लियर हो गई जी बात? अभिषेक हर चैप्टर का पॉइंटर मैं दूंगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, आंखों में आंसू भर आएंगे खुशी के, तुम बेफिक्र रहो। पॉइंटर्स पढ़ना तुम वहां से, ठीक है? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो 20 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगी, 20 लाख 20,000 पर जीएसटी नहीं लगेगी। ये बात समझ आ गई? और 20,000 पर जीएसटी क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये गुड्स का टैक्स नहीं है, ठीक है? दैट्स अ पर्सनल टैक्स। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 में करना क्या है वो अब पढ़ते हैं। अभी तो हमने खाली ऐसे ही रूल पढ़ा था। अब सोचो कोई पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए और 7 नंबर में आए और बच्चा फिर भी गलती कर दे तो सारी पढ़ाई खराब है ना। इसलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस कर लो। चलो, वेलोसिटी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड ऑटोमोबाइल डीलर हैं। वो मोटर गाड़ी बेचते हैं 25 लाख की टू अ कस्टमर इन द रिटेल मार्केट। द पेमेंट इज मेड एज फॉलोज। 6 लाख कैश में दिया और 19 लाख चेक से दिया। क्या टीसीएस लगेगा इनकम टैक्स में? इनकम टैक्स की नॉलेज चाहिए उसके लिए। हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस? अरे वो कार की कंपनी कलेक्ट करेगी और क्या। टीसीएस कितना कैलकुलेट होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई? जीएसटी के लिए टैक्सेबल सप्लाई क्या है और इनवॉइस प्राइस क्या है? देखो, जब 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी होती है तो टीसीएस लगता है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना लगता है? 1%। कौन कलेक्ट करेगा? मारुति कंपनी, मतलब वही जो भी कार का सेलर है, वेलोसिटी मोटर्स। अब देखो इनवॉइस प्राइस कैसे निकलेगा?
25 लाख की तो भाई साहब गाड़ी है। ये क्या बोलते हैं यार, ये चल रहा है सिंपल हो गया। 25 लाख की तो गाड़ी है ही सीधी सीधी। 25 लाख में 1% टीसीएस हमें लेना है, तो 25,000 और जो जीएसटी लग रहा है वो कितने परसेंट है? 28%। 25 लाख पर जीएसटी, 3 और 2 5, 7 लाख रुपए। तभी तो भाई साहब बड़ी महंगी हो रखी गाड़ियां यार, क्या करें। 25 लाख, 7 लाख, 32 लाख और वो 25,000, वो 32 लाख 25,000। अच्छी खासी 25 लाख की गाड़ी। अच्छा पता है, ग्राहकों का सेंटिमेंट देखिए, कोई आदमी 40-50 लाख की कार खरीदने जाए तो उसे 25 लाख वाली गाड़ी सस्ती लगती है। 25 लाख देते पे भाई बहुत खुश है, बिल्कुल साफ उसका क्या कहते हैं उसे, वो मन बड़ा खुश है, 25 लाख की गाड़ी खरीद रहा हूं मैं। 7 लाख देखते कलेजे में आग लगती है, अरे बताओ हैं बेकार जा रहे हैं पैसे। वो 25 लाख लगता है हमारे पास इसके बदले गाड़ी आ रही है, 7 लाख के बदले हमारे पास क्या आ रहा, लगता कुछ नहीं आ रहा। चलो, तो 32 लाख 25,000 हमने ग्राहक से लेने हैं, ठीक है जी। 8 डन। 40 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, जितने होंगे उतने करेंगे, लेकिन करेंगे सारे। मैं आपको पेपर के लिए तैयार करके भेजूंगा, आप बेफिक्र रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। टाइटन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है आंध्र प्रदेश में। उसने स्टील एनक्लोजर्स 65 लाख रुपए के भेजे अंडर अ डिलीवरी चलान टू नोवा इंजीनियरिंग। एक रजिस्टर्ड जॉब वर्कर है आंध्र प्रदेश में फॉर जॉब वर्क ऑन 15 फरवरी। तो देखो भैया, टाइटन जो है वो है प्रिंसिपल। टाइटन जो है वो कौन है? प्रिंसिपल। और उसने स्टील एनक्लोजर्स, कुछ होता होगा स्टील का आइटम, 65 लाख रुपए का नोवा इंजीनियरिंग को भेजा। नोवा कौन है? जॉब वर्कर। नहीं तो नहीं, चेंज करो। तो क्या होता है कि प्रिंसिपल सामान या मशीनें भेजता है जॉब वर्कर पे, जॉब वर्कर उसको प्रोसेस करके वापस भेजता है। तो ये जो भेजा गया और वापस आ गया, इस पे जीएसटी नहीं लगती है, आपको याद होगा। जो सामान गया है प्रोसेस होने, वो साल भर में वापस आना चाहिए, और जो कैपिटल गुड्स गए हैं वो 3 साल में वापस आने चाहिए। अगर वो नहीं आते तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Scope of job work included mounting the steel enclosure on an aluminum frame and sending the mounted panel back to Titan। अब ये तो हमारी नॉलेज के बाहर है, हमें नहीं पता क्या होता है स्टील एनक्लोजर, क्या होता है एल्युमिनियम फ्रेम, क्या होता है माउंटेड पैनल। हमें समझ आ गया, कुछ 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 हो गया, कुछ आउटपुट आ गया, वो टाइटन के पास वापस चला गया। एल्युमिनियम फ्रेम इज टू बी सप्लाइड बाय नोवा इंजीनियरिंग। नोवा इंजीनियरिंग हैज अग्रीड टू अ कंसीडरेशन ऑफ 7 लाख। ये जो जॉब वर्कर है ये कितने पैसे मांग रहा है? 7 लाख रुपए फॉर द एंटायर माउंटिंग एक्टिविटी इंक्लूडिंग द सप्लाई ऑफ एल्युमिनियम फ्रेम। ड्यूरिंग द माउंटिंग प्रोसेस मेटल स्क्रैप इज जनरेटेड विच नोवा सेल्स फॉर 60,000। अच्छा, जो नोवा है उसकी तो दो जगह से कमाई हो गई। एक तो 7 लाख रुपए इसको मिले जॉब वर्क के काम से, तो ये तो हो गई सर्विस। और ये जो नोवा है इसने पुराना स्क्रैप 60,000 में बेच दिया, 60,000। तो ये हो गया गुड्स। दोनों पे जीएसटी लगेगा, क्यों नहीं लगाएगा? लगना चाहिए। सर अभी तो आप कह रहे थे कि जॉब वर्कर को सामान भेजेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। मेरे प्यारे मित्रों, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को जो सामान भेजा, जो मशीन भेजी, उस पर जीएसटी नहीं लग रहा। तो ये जो 7 लाख है वो सामान के पैसे थोड़ी हैं, सामान को प्रोसेस करने का वो जो बेचारा फीस ले रहा है उस पे तो जीएसटी लगेगा। अब पूछा क्या जा रहा है वो नहीं समझ आ रहा हमें। नोवा इंजीनियरिंग सेंट द माउंटेड स्टील एनक्लोजर ऑन द एल्युमिनियम फ्रेम बैक टू टाइटन ऑन 8 नवंबर विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। देखा,
तो मैंने तुम्हें बताया विद इन 1 ईयर मतलब 1 साल के अंदर अंदर वो सामान वापस आ जाना चाहिए। 1 साल के अंदर आ गया। कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ नोवा इंजीनियरिंग। Provide a reasoned explanation for inclusion or exclusion of the value of steel enclosure in the job charges for the purpose of GST payment by Nova। ये लाइन वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हमने सामान प्रोसेस होने स्टील भेजी थी ना जॉब वर्कर को, जॉब वर्कर ने उसमें कुछ अपनी तरफ से स्टील ऐड करी, ठीक किया, सामान को तैयार किया और हमें भेज दिया, तो वो तो इंक्लूड हो गई। भाई वो सर्विस भी दे रहा है, अपनी तरफ से कुछ सामान भी लगा रहा है, तो दोनों की तो पैसे लेगा वो आपसे। जीएसटी रेट एल्युमिनियम फ्रेम का 28%, मेटल स्क्रैप का 12%, जॉब वर्कर का 18%। सर मुझे लग रहा खतरा कि आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, तो मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहता हूं। वो वहां पर नोवा बैठा दूर, हमने मान लो स्टील भेजी नोवा के पास, नोवा को हमने क्या बोला, बेटा जरा ये स्टील का कुछ बना दे, आउट प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स बना दे। वो जब फिनिश्ड गुड्स बना रहा था तो उसने एल्युमिनियम का कोई चीज अपनी तरफ से लगाई है, तो इसका मतलब यहां से स्टील गई, उसने प्रोसेसिंग करी, प्रोसेसिंग करते समय प्रोसेसिंग की तो सर्विस वो दे ही रहा था, अपनी तरफ से एल्युमिनियम का आइटम भी उसने ऐड करा, बस वो सामान प्रोसेस होकर आ गया साल भर के अंदर। उस लड़के ने, नोवा ने जो तुम्हारे लिए सेवाएं दी उस पर भी जीएसटी लगेगा, और वो तुम्हारे लिए जो उसने एल्युमिनियम अपनी जेब से लगाया उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो कंफ्यूज करने के लिए पेपर वालों ने तुम्हें क्या दे रखा है, एल्युमिनियम का जीएसटी अलग दे रखा है और जॉब वर्कर की सर्विसेज का जीएसटी 18% दे रखा है। मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहता हूं बिल्कुल बेसिक चैप्टर पे। आप लोगों के कोर्स में एक चैप्टर है सप्लाई अंडर जीएसटी और रिफ्रेश, बिल्कुल बेसिक वाला चैप्टर जो है। आपको याद दिला दूं कि आपने रूल पढ़ा होगा कंपोजिट सप्लाई का और मिक्स्ड सप्लाई का। जब हमारा वो जॉब वर्क कर रहा है तो ये नेचुरल बंडल्ड है, वो एल्युमिनियम का कारोबार थोड़ी करता है बेचारा अलग से, वो तो उसकी सर्विस के अंदर ही शामिल है ये काम कि थोड़ी एल्युमिनियम उसे अपनी तरफ से लगानी पड़ती है। तो एल्युमिनियम वाला जीएसटी नहीं एडजस्ट होगा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो 18% है वही पूरे के पूरे बिल पे लगेगा। कंपोजिट सप्लाई में आप लोगों ने सीखा होगा कि हर आइटम के हिसाब से जीएसटी रेट नहीं होता, जो प्राइमरी चीज है उसके हिसाब से जीएसटी रेट होता है। ये देखो 7 लाख पे 18% के हिसाब से जीएसटी लगा। अब जो मेटल स्क्रैप हमने बेचा, मतलब नोवा ने बेचा, वो तो दे ही रखा है 12%, तो 6% उस पर लगा दो। सर ये कम से कम 7 नंबर में आएगा पेपर में। बस समस्या क्या है कि क्लैरिटी चाहिए थोड़ी सी, है ना, अगर आपको है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 9 डन हो गया भाई, 9 डन। प्रिंस तो ज्यादा ही जोश में है, वो कह रहा 10 डन जबकि 9 डन हुए। Aquatech Solutions Private Limited is a supplier of water cooler। हाँ ये भारी सवाल है, मतलब भारी क्या, वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ओपन मार्केट वैल्यू के लेकर तो मुझे लगा अलग से क्लिप बना देनी चाहिए, एक बच्चों को समझ नहीं आ रहा पता नहीं क्यों, कई बार पढ़ के भी क्वेश्चन गलती कर रहे हैं बच्चे। वो वाले जो क्वेश्चन नहीं है जिसमें ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं, तो कभी 90% लेते हैं, कभी ओपन मार्केट वैल्यू टोटल ले लेते हैं, कभी विद आईटीसी होता है, कभी विदाउट आईटीसी होता है। तो रिवीजन वाली क्लास में आप लोग देख लेना या देख लिया होगा, जैसा भी है। ओपन मार्केट वैल्यू जो होती है ना, पहले तुम्हें एक मिनट लगेगा, मेरे से बैकग्राउंड सुन लीजिए। जब दो लोग आपस में रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड पार्टियां होती हैं, तो हमें मजबूरन उनकी वैल्यू इग्नोर करके मार्केट की वैल्यू देखनी पड़ती है, क्योंकि हमें शक होता है कि ये जो दो लोग आपस में रिलेटेड हैं, शायद ये अपने रिलेशन की वजह से जो प्राइस है उसको जानबूझ के ओवर या अंडर दिखाते होंगे। तो हम उनके साथ साथ कंपेयर करते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है। दूसरा, ओपन मार्केट वैल्यू कब यूज होती है, जब हमें नजर आता है कि सारी पेमेंट कैश में नहीं हुई है, मतलब
रुपयों में नहीं हुई है, काइंड में भी कोई चीज हुई है, तो हम कैश और काइंड का टोटल कर लेते हैं या ओपन मार्केट वैल्यू देख लेते हैं। तो ओपन मार्केट वैल्यू कहाँ यूज होती है, कहाँ नहीं यूज होती है, सब पर आप थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। देखिए क्वेश्चन है, Aquatech Solutions Private Limited is a supplier of water cooler. The company supplied water cooler to Blue Wave distributor for a consideration of 3,54,000 inclusive of GST. तो 3,54,000 रुपए का हमने वाटर कूलर उसको दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। तो हम ये मान रहे हैं कि वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा डिपो है, हमारा वो है क्या कहते हैं उसे, डिस्ट्रीब्यूटर, डिपो। Additionally, Blue Wave distributor provided some material to Aquatech as part of the consideration with a value of 12,000 exclusive of GST. मतलब अब सामने वाले ने हमको 3,54,000 तो रुपए भेजे और 12,000 रुपए का मटेरियल भेजा। हम हैं ये, पहले सेलर शब्द लिख दूं, एक्वा है सेलर और ब्लू वेव है बायर। हमें सेलर, हमने 3,54,000 रुपए में जीएसटी जोड़ के, जीएसटी हटाओगे तो 54,000 जीएसटी बैठेगी 18 के हिसाब से, 3 लाख रुपए का सामान हमने ब्लू वेव को दिया। ब्लू वेव ने हमें 3 लाख रुपए पैसे दिए, 54,000 जीएसटी के दिए, प्लस 12,000 और दिए, ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, 12,000 का सामान दिया। नाउ एक्वाटेक हैज सप्लाइड द सेम टाइप ऑफ गुड्स टू अनदर बायर, मतलब हमने ब्लू वेव को 354 में जो सामान दिया वही सामान हमने ही किसी और को कितने में दिया, 357,600। Determine the value of goods supplied by Aquatech to Blue Wave as per the provisions of GST. What should be the answer if the price of 35760 is not available? See, if the market value is available, we can compare, and if the market value is not available, we cannot compare. तो पहले मैं आपको समझाता हूं, when the market value is not available, तो आपने वो क्या कर सकते हैं, जितना उसने हमें कैश दिया प्लस जितना उसने हमें काइंड दिया उसको जोड़ देंगे। तो नॉट अवेलेबल ज्यादा सिंपल है, हमने जो कूलर ब्लू वेव को भेजे थे उसके बदले उसने हमें 3 लाख रुपए कैश में दिए थे, 54,000 तो जीएसटी दी थी, सामान 3 लाख, मतलब कैश 3 लाख आया था, प्लस 12,000 के बराबर का सामान आया, तो 3,12,000 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई ना। लेकिन अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो हम ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। 3,03,051। देखो, एज पर रूल 27A, ओपन मार्केट वैल्यू इज रेलेवेंट व्हेन द प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन। जब हमें दिखाई दे रहा है कि सामने वाले ने टोटल पेमेंट कैश में करी नहीं है, काइंड इन्वॉल्व है, राइट, तो हम कैश प्लस काइंड करने की जगह मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट वैल्यू है ही नहीं तो क्या करें, जो भी आया उसे जोड़ दो। ये देखो, अब ये अगर मल्टीपल चॉइस में आएगा तब भी चल जाएगा, और अगर मल्टीपल चॉइस की जगह वैसे आया सब्जेक्टिव बड़ा क्वेश्चन तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 10 डन, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 1 मिनट रुके आप, अब 11 करते हैं। हाँ जी,
कुंवर भाई कह रहे हैं एक बार समराइज कर दीजिए 10वें क्वेश्चन को। हाँ हाँ, 10th क्वेश्चन में हमने अपने डिपो या डिस्ट्रीब्यूटर को माल भेजा। हमने डिस्ट्रीब्यूटर से जो पेमेंट ली वो पूरी कैश में नहीं ली। 3 लाख रुपए उसने हमें कैश में भेजे, उस पर 54,000 जीएसटी भी दिया, और उसने हमें 12,000 रुपए के तकरीबन का माल दिया। यानी हमारा कस्टमर हमें कैश में पेमेंट करे ना नॉर्मल, हमारा कस्टमर हमें बदले में सामान क्यों दे रहा है? तो हम ऐसे प्राइस को कंसीडर नहीं करते। सरकार कह रही है हम नहीं मानते यार तुम्हारी ट्रांजेक्शन को। यही चीज दुनिया को कितने में बेच रहे हो? हम कह रहे हैं जी 3,57,000 समथिंग में। तो उसमें जीएसटी हटा दिया तो 3,03,000 रुपए का वो सामान सरकार ने माना। मतलब सरकार ने हमारी कैश प्लस काइंड की ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर दिया और उसको मार्केट प्राइस के हिसाब से जीएसटी लगा दिया। लेकिन अगर मान लो कोई मार्केट में कंपैरिजन प्राइस है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? कैश और काइंड की वैल्यू को जोड़ देंगे और उस पर जीएसटी लगा देंगे। चलिए जी, 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। सिक्योर ट्रस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड has collected insurance premium from its subscribers. The company does not disclose the amount allocated for investment. ये देखो आप, यही कैच है इस क्वेश्चन का। हमने सीखा है कि बीमा कंपनी अगर ये नहीं बताती कि कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखा गया है, फिर अलग से कैलकुलेट है, और अगर ये बता देती कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रखा है तो बस इन्वेस्टमेंट वाला माइनस कर देते और बचे हुए पे जीएसटी लगा देते। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, Secure Trust Life Insurance Company has recorded the following premium receipts. Risk cover premium 30 लाख रुपए, न्यू सब्सक्रिप्शन 50 लाख रुपए, रिन्यूअल प्रीमियम 90 लाख रुपए, सिंगल प्रीमियम 1 करोड़ 20 लाख रुपए। All amount are exclusive of tax. You are required to compute the value of supply by Secure Trust Life Insurance in accordance with GST. कुछ और तो नहीं है क्वेश्चन में? हाँ नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखें, एक बच्चे ने मुझे इस क्वेश्चन की फोटो कुछ दिन पहले भेजी थी। वो कह रहा था सर बताओ, अब ये गलत करती है ना किताब छापने वाली। मैंने कहा बेटा क्या गलत करती है? वो कह रहा सर देखो पूरे क्वेश्चन में जीएसटी रेट लिखा ही नहीं है, तो हम क्या याद कर करके जाएंगे किस चीज पर कितना जीएसटी रेट लगता है? कैसे याद करेंगे? हजारों आइटम है। तो मैंने पूछा जीएसटी रेट का क्या करेगा तू? वो कह रहा सर जीएसटी निकालेंगे तो जीएसटी रेट तो चाहिए, आप भी कैसी बात कर रहे हो? मैं कहा तू कैसी बात कर रहा भाई, पेपर में जीएसटी कैलकुलेशन पूछी ही नहीं है। ध्यान से देखिए, यहां पर जीएसटी नहीं पूछा गया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब द वैल्यू ऑन विच द जीएसटी इज कैलकुलेटेड। जीएसटी पूछा ही नहीं है उसने, ठीक है। रिस्क कवर तो देखो, जो रिस्क वाली पॉलिसी है वो तो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती हैं, 30 लाख पे टैक्स लगेगा। जो नए सब्सक्रिप्शन है, आप जानते हैं जो पॉलिसीज पहले साल बिकती हैं उनका 25% पैसा ही टैक्सेबल होता है। तो जो फर्स्ट ईयर वाली पॉलिसी है 50 लाख की जगह उनका 25%, 3 और 2 5 12.5 12,50,000 रुपए, सिर्फ इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। रिन्यूअल यानी इनका पहला साल नहीं है, सब्सिक्वेंट ईयर जो है 90 लाख, उसका 12.5% टैक्सेबल होता है, 11,25,000। और सिंगल प्रीमियम ऑन एन्युटी, आपको पता है सिंगल प्रीमियम वाले में 10% पैसा टैक्सेबल होता है। 120 लाख का 10%, 3 और 2 5 12 लाख। इनका टोटल कर दीजिए और वो आंसर हो गया। अब ये कम से कम 7 नंबर में आएगा पेपर में क्वेश्चन। 30 लाख, 12,50,000, 11,25,000 और 12 लाख, 65,75,000। वो जिन बच्चों का एग्जाम 2026 से है उनके लिए तो चक्कर ही खत्म, उस पे तो लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी हट गया, बढ़िया हुआ। ठीक है जी, 65,75,000। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लगभग रिपीट टेलीकास्ट है, इसमें एक
लाइन का मुझे ट्रीटमेंट आपको समझाना है। एमक्यूपी में भी ये क्वेश्चन था। Zen Chem Industries Private Limited, registered in Himachal Pradesh, has supplied 30 tons of a chemical at a rate of 55,000 per ton to Omkar Enterprises, also located in Himachal Pradesh on 12 October. The invoice for the supply was also issued on the same date. Now ये जो Zenchem है वो सप्लायर हो गया और जो ओमकार है वो रिसीवर हो गया। तो Zenchem is a supplier, Omkar is a receiver, also located in Himachal Pradesh. The invoice for the supply was also issued on the same date. Additionally, the following extra charges were levied on Omkar. यानी ये पैसे हमने ओमकार से लिए। जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन सर मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखा तो मैंने ये वाली एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट गलत कर लिया था। मेरे को सही बताऊं इतना धक्का लगा जैसे पता नहीं कौन सी बिजली मेरे जीवन पे गिर गई हो। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं गलत कर गया इस क्वेश्चन की इस लाइन को तो हो सकता है कि कुछ बच्चे भी गलत कर जाएं। बहुत ज्यादातर बच्चे तो सब स्मार्ट हैं, बिल्कुल मास्टर गलती कर देता है, बच्चे तो कर नहीं पाते, वो तो सही करते हैं हमेशा। लेकिन जो बेचारे सामान्य बच्चे हैं वो भी गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये लाइन क्या है। इस लाइन पर मैंने गलती करी थी जब मैंने ये सवाल पहली बार देखा। हम तो ओवरजोश में हो गए, अरे बात अभी करता हूँ टक 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 और गलत हो गया आंसर। क्या हुआ असल में दोस्तों, पहले मेरी लाइन आप एक मिनट सुनिए। मान लो एक कस्टमर हमारे पास आए, बोले जी मेरे को तो सिनेमा हॉल में क्लास चलानी है। अब हम उसको कह रहे हैं भाई सिनेमा हॉल में क्लास कैसे चलानी है, ये वाली हमारी क्लास तो मोबाइल या लैपटॉप या ज्यादा करो टीवी में चल जाती है। वो कह रहे सर आप समझे नहीं मेरी आंखें कमजोर है, पापा का सिनेमा हॉल है तो मैं ना सिनेमा हॉल में रात को मूवी का शो चलाऊंगा और आपकी क्लास देखूंगा, सोचो कितना मजा आएगा। हमने कहा बेटा सिनेमा हॉल वाला सॉफ्टवेयर में फीचर नहीं है। जैसी तू सिनेमा हॉल में क्लास चलाने की कोशिश करेगा, प्रोजेक्टर पे क्लास चलाने की कोशिश करेगा, नहीं चलेंगी। वो कह रहा सर नहीं पैसे एक्स्ट्रा ले लो लेकिन मेरे को तो चाहिए। हमने कहा देख अगर तुझे प्रोजेक्टर पे या सिनेमा हॉल में क्लास चलानी है तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा और वो बेटा 10 लाख रुपए का आएगा। बच्चा कह रहा है सर आप समझे नहीं, आपकी क्लास 9,000 रुपए की है, मैं दे रहा हूँ 10 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर आएगा, ये लो 10 लाख, मुझे सिनेमा हॉल में ही देखनी है क्लास। अब हमने भैया 10 लाख रुपए उससे ले लिए तो हमारी तो अर्निंग हो गई ना, भले ही वो कॉस्ट में लग रही हो, हमारे हाथों से तो वो सप्लाई हो गई ना, हम तो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ग्राहक से जिस भी नाम से पैसे लोगे उस पर जीएसटी लगेगा भाई साहब। अब आप मुनाफा कमाओ मत कमाओ तुम्हारी प्रॉब्लम, तुमने ग्राहक से पैसे कैसे लिए, पैसे लिए तो जीएसटी भरो। वो यहां पर हो रहा है देखना, हमने ग्राहक को सामान बेचा 55,000 रुपए पर टन के हिसाब से 30 टन, प्लस हमने उससे भाड़े के पैसे लिए 2 लाख रुपए, हमने कस्टमर से पैकिंग के पैसे लिए 1.25 लाख रुपए, हमने कस्टमर से वजन करने के पैसे लिए 25,000 रुपए और हमने ग्राहक से बोला देख भाई ऐसा है हमें एक मशीन खरीदनी पड़ेगी स्पेशल सिर्फ तेरे ऑर्डर के लिए, तेरे माल को बनाने के लिए, ला उसके पैसे भी दे, हमारे पास नहीं है। उनने दे दिए 3.5 लाख रुपए, तो ये भी ऐड करने पड़ेंगे आपको। और मेरे मन के मुताबिक ये था कि ये ऐड ना करा जाए, ठीक है, लेकिन लॉजिक सही है। लॉजिक ये है कि भाई भले ही वो कैपिटल गुड्स है, भले ही वो मशीन है, लेकिन हमने तो ग्राहक से पैसे वसूले ना उसके, तो फिर जीएसटी तो लगेगा ही उस पर। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट Zenchem यानी जो सप्लायर है इज रिक्वायर्ड टू गेट द केमिकल इंस्पेक्टेड। बताओ जो सामान बनेगा उसका इंस्पेक्शन भी होगा इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी से। इंस्पेक्शन के 15,000 रुपए वर डायरेक्टली पेड बाय ओमकार टू द टेस्टिंग एजेंसी। ये आप बचा सकते हो, इस पर जीएसटी नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। जो सेलर है रूल को मतलब इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो सेलर है वो सामान की इंस्पेक्शन करवाएगा, तो जो इंस्पेक्शन करने वाला बंदा है उसको कस्टमर अपनी तरफ से पैसे देगा, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। तो वो अजम्पशन के ऊपर है, आप उसे ऐड कर भी सकते हैं नहीं भी।
अगला, ये एक एडजस्टमेंट दी हुई है। अगली, Zenchem Industries has also received 55 lakh as a subsidy from the state government for setting up a chemical manufacturing plant. सी, ये जो 55 लाख रुपए सब्सिडी है, पहली बात तो सरकार से मिली है, दूसरा वो प्लांट लगाने के लिए मिली है। इस क्वेश्चन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ओमकार एंटरप्राइज was required to make the payment within 15 days. However, payment was delayed and 18,000 रुपए was paid. तो फिर वही बात, ये आप सीख कर आए हो, क्वेश्चन को अननेसेसरी लंबा खींचा जा रहा है। 18,000 रुपए ब्याज है, उस पर अलग से जीएसटी दिखाना, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी करके। कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी फॉर दिस ट्रांजैक्शन, डिटरमाइन द ड्यू डेट। देखो क्या होता है, अब इसको इस लाइन के हिसाब से इन्होंने आपसे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट पूछ लिया रिटर्न के हिसाब से, और टाइम ऑफ सप्लाई भी इन्वॉल्व हो गई इस क्वेश्चन में। जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है, जीएसटी रेट 18% है, और ये दोनों रिलेटेड नहीं है। ये देखो भाई, केमिकल 30 टन हमने खरीदा, 1650 का वो हो गया, फ्रेट ऐड हो गया, पैकिंग ऐड हो गई, वेइंग चार्जेस ऐड हो गई, जो मशीन हमने स्पेशली थी 3,50,000 रुपए, ये देखो इंस्पेक्शन चार्जेस भी हमने ऐड कर दिए। तो मैं वो आपसे कह ही रहा था कि जो ग्राहक है, हमने ग्राहक से कहा कि 15,000 रुपए हमें मत दो, फलानी कंपनी का बंदा आ रहा है इंस्पेक्शन करने, आप ना उसे दे देना। तो ग्राहक की जेब से तो निकल ही गए ना, तो उसे आप ऐड कर सकते हो। गवर्नमेंट सब्सिडी ऐड नहीं होगी। टोटल 23,65,000 रुपए का सामान हुआ, 9% ब्याज वो जीएसटी उस पर लग गई। अब ये देखो आप, यस यस, यही मैं बताना चाह रहा था डियर आप सबको, कि जो ब्याज वाला कॉन्सेप्ट है वो अलग से दिखाना। 18,000 रुपए में जीएसटी जुड़ा हुआ मान के 15,254 अलग कर लिया, 9% जीएसटी दिखाया, टोटल जीएसटी पेबल अलग, ये वाला जीएसटी और ये वाला जीएसटी दोनों ऐड करके फिर यहां दिखा दिए। बिल्कुल ऐसे करना। वो शुरुआत वाला क्वेश्चन भी तुम्हें याद है, शुरू के क्वेश्चन में क्या हो रखा था? शुरू के क्वेश्चन में उन्होंने मेन टेबल में ब्याज पहले जोड़ दिया था और फिर फाइनल निकाला था। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना इस बात का। करेक्ट? क्लियर, समझ आ गई बात? और टैक्स की ड्यू डेट अगले महीने की, ये देखो 12 तारीख वो है टाइम ऑफ सप्लाई, तो अगले महीने की 20 तारीख तक आपको रिटर्न जमा करना है, और ब्याज दिसंबर में मिला तो वो जनवरी तक। अब आप सोचो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको टाइम ऑफ सप्लाई भी आती है और रिटर्न का चैप्टर भी आता है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, वो टाइम ऑफ सप्लाई छोटा चैप्टर है, वो कहाँ पेपर में आएगा, मुझे तो कहीं क्वेश्चन दिखा नहीं। वैल्यू ऑफ सप्लाई में मिक्स होके आ गया, अब क्या करोगे, है ना? चलो चलिए, 12 डन। बताएं दोस्तों, 12 डन। क्वेश्चन नंबर 12 पूरा हुआ। यस, अब हम करते हैं 13वां प्रश्न, हो ही जाएगा 40। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। टेक मैक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक सप्लायर है मशीनरी का, और रजिस्टर्ड इन जयपुर, है सप्लाइड मशीनरी टू वर्टेक्स लोकेटेड इन जोधपुर राजस्थान on 5 May. The invoice was also made on 5 May, making it the time of supply. TechMac and Vertex are not related. So see, TechMac is supplier and Vertex is the receiver. ठीक है जी? Now, the data is given. Basic price of the machinery, excluding all taxes, but including design and engineering, of 15,000 and loading of 25,000. Yes, वो तो सब ठीक है, ऐड होता ही है। वारंटी पीरियड 2 years फ्री वारंटी इंक्लूडेड इन प्राइस, ठीक है। एक्सटेंडेड 1 year वारंटी, 1,20,000 हमने और ले लिया, उससे एक्सटेंडेड वारंटी है। ये भी मोटी कमाई होती है जी कंपनी होगी। कंसल्टेंसी चार्जेस ले लिए हमने 12,000, सब ऐड होगा दोस्तों, सब ऐड होगा।
फ्रेट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल टू बायर्स प्रीमाइसेस, रास्ते का भाड़ा 25,000। कभी कभी बच्चा क्या करता है, कस्टम के क्वेश्चन की झलक आ रही है इस क्वेश्चन में, तो वो कस्टम के रूल लगा देता है गलती से, तो याद रखना कस्टम के रूल नहीं लगाने यहाँ पे। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाइंग मशीनरी टू अ बैकवर्ड रीजन, 60,000 रुपए। हाँ, तो ये ऐड करनी नहीं और ऐड हो भी नहीं रखी तो कुछ नहीं करना। एडिशनल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ जॉइंट वेंचर पार्टनर ऑफ वर्टेक्स इंडस्ट्री फॉर इंश्योरिंग टाइमली सप्लाई। वाओ, हमें 60,000 और मिल गए इस बात के, भैया टाइम पे भेज दियो माल। हमने कहा ठीक है जी, बल्ले बल्ले। कैश डिस्काउंट 1% ऑन द बेसिक प्राइस, डिस्काउंट ग्रांटेड। अच्छा, डिस्काउंट उस समय मिल गया 22,000, ठीक है, माइनस कर देंगे। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, कंप्यूट द सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। हाँ ठीक है, देखो सब्सिडी ऐड नहीं हुई बस, और देखो इन्होंने क्या करा कि 15,000 25,000 पहले माइनस कर दिए और फिर 15,000 25,000 अलग से ऐड कर दिया। इसकी जरूरत नहीं है, तुम उसमें ऐड रहने दो, ये 2 लाइन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टोटल बिफोर डिस्काउंट 24,35,000 और कैश डिस्काउंट आ गया 1%। अच्छा, ये इसलिए माइनस करा इन्होंने। हाँ, मतलब आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां कर लेना माइनस। जो कैश डिस्काउंट है दोस्तों, 1% ऑन द बेसिक प्राइस ऑफ मशीनरी, जो बेसिक प्राइस है वो यहाँ 22,000 दे रखा है, तो ये गलत है। जो बेसिक प्राइस है वो, उसमें 15,000 और 25,000 जोड़े हुए हैं, तो 15 और 25 पहले हटा देना, फिर प्योर बेसिक प्राइस आएगा, उस पर एडजस्टमेंट होगा। ठीक है जी। चलिए 14वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। और ये क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 में भी ओपन मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी रिलेटेड पार्टीज आएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखने से आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी निराले चैप्टर का सवाल है, कोई अलग ही चैप्टर हो गया है, कोई नई इंडस्ट्री का क्वेश्चन आया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। मेडिसिन फार्मा लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ बल्क ड्रग्स, is headquartered in Mumbai, Maharashtra. The company manufactures bulk drugs and supplies them in both domestic and international market. So, this is the seller, Medicine. Bulk drugs are supplied within Mumbai and to the overseas market directly from the company's warehouse located in South Mumbai. So, this company has a godown in South Mumbai. For supplies to other states, Medicine has appointed consignment agents in each state. However, supplies to Pune and Surat are made directly from the South Mumbai warehouse. So we have agents Pune में और सूरत में। ओके, पूरे भारत में अलग अलग जगह हमारे एजेंट्स हैं, लेकिन पुणे में और गुजरात में हम मुंबई से ही भेजते हैं। ठीक है। Bulk drugs for consignment agents are also sent from the South Mumbai warehouse. Additionally, Medicine provides drug development services to drug manufacturers across India, including testing of new drugs. यानी ये सारा जो हिसाब किताब है वो उस कंपनी का बायोडेटा आपको देने के लिए बनाया गया है। कंपनी के पूरा भारत में जगह जगह एजेंट्स हैं, बट क्या है कि पुणे में और सूरत में जो दवाई है वो हमारे मेन वेयरहाउस से ही जाती है। उसके बाद आगे की कहानी दी हुई है कि हम ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज भी देते हैं, फलाना फलाना चीजें भी सर्विसेज देते हैं। राइट। प्रशांत is saying that question is also there in the study mat. Correct. Now, what all is given here: advance received for drug development services to be provided to Genova Biotech, a drug manufacturer located in Mumbai. Services provided in March, invoice issued in March. पैसे आ गए फेब में। तो मैं पहले आपको याद दिला दूं, बचपन में यानी
जीएसटी के शुरुआती लेक्चर्स में आपने सुना होगा कि एडवांस पर कोई जीएसटी नहीं है, एडवांस पर किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं है, कृपया याद रखिए। एडवांस पर किसी प्रकार से कोई जीएसटी नहीं है, एडवांस पर जीएसटी नहीं होता। जब गुड्स में एडवांस आता है तो गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई होती है इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ मेकिंग इनवॉइस, whichever is earlier. Advance does not matter. So if somebody has given you an advance payment of rupees 6,50,000, ignore it. इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। Advance received for bulk drugs to be supplied to BioVista Pharmaceuticals, a wholesale dealer of drugs in Pune. Invoice issued in April, 7,20,000 rupees आ गए हैं, but it does not relate to February. हम फरवरी का क्वेश्चन कर रहे हैं, फरवरी का जब सवाल कर रहे हैं तो फरवरी की ट्रांजैक्शन ही तो लेंगे। अप्रैल में पैसे आए, मतलब फरवरी में पैसे आ गए, अप्रैल में ट्रांजैक्शन होनी है, अप्रैल में बिल बनना है, तो ये अप्रैल का टैक्सेबल वैल्यू में जुड़ेगा, फरवरी में नहीं। बच्चे कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई का क्या कंसर्न है, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो यार, ये तो इंटर का चैप्टर है, बताओ। सो फोकस। सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स टू होलसेल डीलर्स इन मुंबई, हमने पूरा मुंबई में 72 लाख का दवाई बेचा। बल्क ड्रग सप्लाई टू हीलेक्स यूएसए अंडर बॉन्ड, 1,10,00,000 का हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए इस पे तो वैसे। ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इन्वोटेक, अ ड्रग मैन्युफैक्चरर लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है, ये सब टैक्सेबल सर्विस होनी चाहिए। नाउ some more questions, some more adjustments. Bulk drug consignments were sent. अच्छा, सारा खेल माइंडसेट का है। अगर बच्चा पेपर में बैठकर इस क्वेश्चन से घबरा जाएगा और ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, लेकिन अगर उसने पढ़ रखा होगा यहां पर पहले से तो पेपर में डर थोड़ी लगेगा। Bulk drug consignments were sent to Sterling Pharma, the agent of Medicine Pharma in Punjab, and Quantum Medicos, the agent of medicine in Gujarat. These agents supplied the drugs to medical store in their respective states for 72 lakh and 60 lakh. ध्यान से सुनना, हमने अपने एजेंट्स को माल भेजा और एजेंट्स ने आगे वो माल बेचा 72 लाख में और 60 लाख में। ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है वो अलग है, नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी है वो अलग है। हमारे दो एजेंट हैं, एक पंजाब में और एक गुजरात में। उन एजेंट्स को हमने सामान बेचा, कितने का वो नहीं गिवन है, लेकिन उन एजेंट्स ने अपने शहर में अपने इलाके में माल बेचा 72 लाख और 60 लाख का, तो उसका 90% ले सकते हो आप। Bulk drugs were supplied to Mediwise Healthcare, a wholesale dealer of bulk drugs in Pune for 18 lakh. Medicine Pharma Limited owns 60% of Mediwise Healthcare. Open market value 36 lakh. Mediwise Healthcare is not eligible for ITC. ये देखो, ये क्वेश्चन का इतना हिस्सा जो है ये फिर रिलेटेड पार्टीज वाला क्वेश्चन है। तो पहले रिलेटेड पार्टी की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए कि रिलेटेड पार्टी कौन होता है कौन नहीं। हमने अपनी रिलेटेड पार्टी को 18 लाख में माल बेचा, लेकिन वही माल अगर ओपन मार्केट में देखें तो 36 लाख का बिकना चाहिए, तो 36 लाख लो ना, फिर जीएसटी 36 लाख पे लगाइए। हाँ जी, बल्क ड्रग्स पे जीएसटी है 2.5 और ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज पर है 9%। डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मेडिसिन फॉर द मंथ ऑफ February. Apply the correct tax treatment for related party transaction and advance payment. ये देखो भाई, तो सबसे पहले एडवांस आया और ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज के एडवांस पर जीएसटी है, गुड्स के एडवांस पर जीएसटी नहीं है, याद कर लीजिए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? टाइम ऑफ सप्लाई के रूल की वजह से। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर, नो पेमेंट। सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? सर्विसेज के 30 दिन के अंदर अगर इनवॉइस बन जाता है तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो पेमेंट अगर अर्ली हो गई तो एडवांस पर जीएसटी लग गया। सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स टू मुंबई, 72 लाख रुपए का हमने मुंबई में माल बेचा।
हमने एक्सपोर्ट करा तो उस पर कोई जीएसटी नहीं। फिर अभी देखो क्या हुआ होगा, ये क्वेश्चन का आंसर कहीं से कॉपी करा गया होगा, उसको दो टुकड़ों में बांट रखा बदमाशों ने। ड्रग डेवलपमेंट सर्विसेज 7,20,000 की हमने दी। हमने अपने एजेंट्स को जो माल दिया वही उसका 90% ले लो ओपन मार्केट वैल्यू का। सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग्स हमने तो 18 लाख में माल बेचा, लेकिन लिया 36 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि वो कंपैरेटिव लेना था। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल स्पष्ट सवाल था ये, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। अब अगर ये एग्जाम में आता है तो क्या बुरा है बाबूजी, आप बताएं, इसमें क्या खराबी है? कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल उन्हीं बच्चों को धक्का लगेगा जो स्टडी मैट, वर्कबुक, एमक्यूपी, पीवाईपी करके नहीं जाते, बाकी कोई इसमें खराबी नहीं है। चलिए 15वां प्रश्न करते हैं। सब लोग लिखेंगे 14 डन। सब लोग लिखें 14 डन। 15वां प्रश्न अब करेंगे। बोलती है ना कि रिगार्डिंग दिस बोले कि हाँ ठीक है भाई चलो। 15वां क्वेश्चन भी एग्जामिशन वाला है, तो वो हम बस देखकर उसे पूरा कर देते हैं, ये मानकर के अजम्पशन वाली चीजें हमें अलग से आती होंगी, आ जाएंगी। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहानी को ऐसे पैराग्राफ में बांट दिया, ये चाहते तो टेबुलर भी दे सकते थे। Regal Foods Private Limited, headquartered in Bengaluru, Karnataka, is a manufacturer of cookies under the brand name Crunchy Bites. Company supplies cookies to wholesalers and distributors across India on a FOR basis from its warehouse located in Bengaluru. So Regal is a supplier. For nationwide distribution, Regal Foods uses multiple mode of transport to deliver cookies. Transportation cost is shown separately as a line item on the invoice and is billed to customers with a 2% markup on the total freight. ठीक है, हम कस्टमर से ट्रांसपोर्ट का पैसा भी ले लेते हैं और बिल में अलग से दिखाते हैं, और जितना हमारा ट्रांसपोर्ट में खर्चा आता है उस पर 2% हम ऐड करते हैं और फिर लेते हैं कस्टमर से पैसा, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लेते हैं उसको। The flour used in the cookie production is procured from vendors in Maharashtra on an ex factory basis. जो आटा चाहिए बिस्किट बनाने के लिए वो हम महाराष्ट्र से खरीदते हैं। उसके लिए हमने गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हायर किया ताकि वो महाराष्ट्र से बेंगलुरु तक आटा डिलीवर कर सके। Regal Foods Private Limited has provided the following transportation data for the month of June. तो अब डेटा दिया हुआ है। फॉर सेल्स विद इन बेंगलुरु 24 लाख रुपए की सेल करी हमने अपने इलाके में, यानी सी और एस लगेगा। कंपनी ने एक मिनी ट्रक अरेंज किया किसी इंडिविजुअल का और 65,000 रुपए उस पर भाड़ा दिया। दूसरे राज्यों में 1,90,00,000 की यानी IGST वाली सेल करी और उसके लिए हमने रेलवे को बुक करा और 3,45,000 का भाड़ा दिया। ये जितने भाड़े लग रहे हैं सब पर 2% मार्कअप लगेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी करके, और वो बिल होगा कस्टमर को। दूसरे राज्यों में जो 65 लाख की सेल हुई, कंपनी ने रोड कैरियर बुक करा GTA, 4,20,000 माल भाड़ा खर्च करा। इन सभी सामानों में 12 लाख का सामान ऐसा था जो GTA ने ट्रांसपोर्ट किया, 12% टैक्स उसने पे किया, 85,000 का फ्रेट था। 30 लाख रुपए का जो हमने आटा खरीदा महाराष्ट्र से मुझे हंसी आ रही है, आई एम सॉरी सर, क्वेश्चन को अननेसेसरी उलझाया गया है। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको रिवीजन वीडियो में करके दिखाऊंगा कि एक स्टूडेंट अगर एग्जाम हॉल में बैठा हो तो उसे क्या क्या देखना चाहिए सवाल में, तो फिर आप यकीन मानिए आपको खुशी होगी उसको देख के। भाई कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी लंबा हो, क्या क्या चाहिए आपको? टैक्सेबल वैल्यू, आउटपुट टैक्स, परचेज वैल्यू, इनपुट टैक्स, यही तो चाहिए बस। हमने बटर खरीदा तमिलनाडु से,
खैर हमने 30 लाख का आटा खरीदा और 65,000 भाड़ा पे किया। 18 लाख का हमने बटर खरीदा और 42,000 रुपए का भाड़ा पे किया। सेम शहर से हमने बेकिंग पाउडर खरीदा, 2,000 रुपए का भाड़ा पे किया। फिर ओपन मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए के बराबर की जो कुकीज है वो हमने अपने सिस्टर कंसर्न को भेजा, उसके लिए 48,000 रुपए का भाड़ा बुक किया। आपको बताना है कंप्यूट द जीएसटी पेबल बाय रीगल फूड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स। कंप्यूट द जीएसटी चार्ज्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो सारा खेल ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है। ये ट्रांसपोर्टेशन ही भरा पड़ा है। खरीदा तो हमने ट्रांसपोर्ट पे करा, बेचा तो हमने ट्रांसपोर्ट पे करा। जितने केसेस में हमने खरीदा उसमें तो ट्रांसपोर्ट जो था वो था, जितने बार हमने बेचा उसमें हमने कस्टमर से 2% जोड़ के पैसे ले लिए, तो वो सब ऐड हो जाएगा वैल्यू में। देखो अब जरा ध्यान से देखिए, ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई थी, तो आपको कैसे पता चलेगी जब तक पढ़ेंगे नहीं, राइट? बेकिंग पाउडर सिंगल कैरेज एग्जेम्प्टेड सप्लाई, और बाकी सारे जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे फॉरवर्ड है चाहे आरसीएम है, वो सब हमने जोड़ दिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपकी आई थी प्लस जीएसटी जो आपने पे किया था, इस पर 2% मार्जिन ऐड करना है, और इतने पैसे हमने कस्टमर से ले लिए, उसके ऊपर जीएसटी 12%। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले आपने ट्रक अरेंज किया, ट्रक अरेंज करने पर आपने जीएसटी पे करा, तो ये दोनों आपकी कॉस्ट हो गई। माल भाड़ा, माल भाड़े का जीएसटी, तो ये जो दो कॉलम है इनको पहले ऐड कर दीजिए आप, ये आ गया आपका। इसमें 2% और ऐड कर दीजिए, ये पैसे हैं जो हमें कस्टमर से लेने हैं। अब ये हमारी कमाई कस्टमर से हो रही है, तो इस पर जीएसटी लगेगा 12%। ये रहा। चलो ठीक है, अब बताओ यहाँ पे लिखिए देखा आपने, ब्लॉक में पॉपअप इज दिस। टोटल जीएसटी पेबल ऑन फ्रेट 51,950। टोटल जीएसटी जो हमने ग्राहकों से लिया वो 1,06,000। मतलब ये तो वो जीएसटी है जो हमने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करा। यहां से पैसे सेल वाली जो ट्रांजेक्शन है उनके पैसे उठकर नीचे उतरे। ये देखो 65,000, 3,45,000, इनमें से तो परचेज और सेल दोनों के फ्रेट थे, इसमें से सेल वाले जितने फ्रेट थे वो उठकर यहाँ पर आ गए और अपना ये काम हो गया। करेक्ट हो गई जी बात। चलिए 16वां प्रश्न, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 16। 15 डन। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। डिवीजन है स्विफ्ट कम्यूट प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड इन मुंबई is a company engaged in providing passenger transport services। ठीक है, हमारा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का काम है। 15 डन नहीं लिखा बच्चों ने, बताओ। अरे वो क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप घर पे करके देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं वो देखना होता है। कंपनी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, company discharges its GST liability under the 5% tax rate. For the month of December, the total value of services rendered by Swift Commute is 7,80,000। तो बस 7,80,000 पे GST लगेगा। Company has subcontracted a portion of its services to Metro Ride, which is also engaged in passenger transport. The total value of subcontracted services amount to 1,50,000 and GST is charged at 12% on this subcontracted service. Determine the net GST liability of Swift Commute। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको आईटीसी में पता चलेगा या एग्जेम्पशन में भी आपने पढ़ा होगा। अगर हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी है दोस्तों और हम 5% जीएसटी पे करते हैं, तो जो हमें आईटीसी मिलेगा वो सेम सर्विस से मिलेगा लेकिन 5% ही मिलेगा। देखो हमारा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का काम है तो थोड़ा काम हमारे ऊपर ज्यादा हो गया होगा, तो हमने दूसरे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी से सर्विस ली 1,50,000 की और हमने 12% जीएसटी पे करा उस पर, परचेस पर। भले ही पे करा, पूरे 12% का आईटीसी नहीं मिलेगा। आप 5% पे करते हो, आपको आईटीसी दे देंगे, यही शुक्र है कि आपको आईटीसी दे रहे हैं, लेकिन 5% ही देंगे।
1.5 लाख का 5%। ITC on similar line of business is restricted for services taxed at 5% as per GST provisions। भाई आप ट्रांसपोर्टर हो, आप नॉर्मल 18% 12% वाले रेट में रहते हैं ना, आप कह रहे हो नहीं हमें लोअर टैक्स दे दो। तो जब आप लोअर टैक्स रहोगे, पहली बात किसी और चीज का आईटीसी मिलेगा नहीं, जिसका मिलेगा वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस का मिलेगा, वो भी 5% ही मिलेगा, मतलब इसलिए यहाँ पर 5% माइनस हुआ। तो कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब तो 39,000 is the output tax, you deducted the input tax, you arrived at this 31,500। नहीं जो दिया है उसको हाँ जी दोस्तों, क्लियर हो गई बात? प्लीज बताएं। 16 डन। मुझे क्या है कि वो कमेंट की और वहीं पर सामने बोली चलिए 17वां क्वेश्चन। बोलते ना मेरे को भी डाउट था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं, स्टडी मैट में तो कई सवाल हैं ऐसे। ओपन मार्केट वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20, 21। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप सबको ओपन मार्केट वैल्यू अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 21। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन ओपन मार्केट वैल्यू से हैं। ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड पार्टीज वाले हैं। इन सारे क्वेश्चन में या तो एजेंट होगा या अदर देन एजेंट होगा, लेकिन सभी क्वेश्चन में आपको ओपन मार्केट वैल्यू करने के बाद अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। आइए, स्वागत आप सबका। Zenith Industries Private Limited owns a manufacturing facility in Hyderabad, Telangana, and a distribution depot in Kochi, Kerala। तो ये प्रिंसिपल है और ये हमारी डिपो है, मतलब हम रिलेटेड पार्टीज हैं। एजेंट नहीं है, अदर देन एजेंट का वाला केस है। Since the Kochi depot operates in a different state, it is required to obtain a separate GST registration। ठीक है। The goods manufactured at Hyderabad are transferred to Kochi depot where they are subsequently sold। फिर वो आगे बेचे जाते हैं। हमने क्या करा, गुड्स ट्रांसफर करा फ्रॉम फैक्ट्री टू डिपो 10 अप्रैल को। तो हैदराबाद से कोची माल गया 10 अप्रैल को। उस दिन कितना माल गया था? 1200 यूनिट। उस दिन हैदराबाद से कोची जो माल गया, हैदराबाद से कोची जो माल गया, उस दिन हैदराबाद का रेट था 250 रुपए, यानी हैदराबाद में फैक्ट्री प्राइस, फैक्ट्री प्राइस। और उसी दिन उसी समय डिपो पर वही माल 270 का बिक रहा था। अब जो डिपो में माल इकट्ठा हो गया, कोची में माल इकट्ठा हो गया, कोची ने उसको आगे बेचा। कब बेचा? 22 अप्रैल को। कितना बेचा? 900। उस दिन जिस दिन कोची ने माल बेचा, उस दिन जिस दिन कोची ने माल बेचा, उस दिन जिस दिन कोची ने माल बेचा, आगे उस दिन 270 फैक्ट्री का प्राइस था और 300 रुपए डिपो का प्राइस था। ठीक है। जीएसटी रेट 18 और 12 दो अलग अलग दे रखे हैं, जीएसटी रेट भी चेंज हो गया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई of taxable supply of goods and the GST liability for Zenith। सबसे पहले तो आप ये समझें कि हमें जेनिथ इंडस्ट्रीज हैदराबाद के लिए निकालना है टैक्स, जीएसटी लायबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल था हैदराबाद में और ये डिपो थी कोची में। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि आपको जीएसटी निकालनी है। इसके लिए इसने जो सेल करी, ये सेलर था और ये बायर था। तो यूनिट कितनी लेनी है? सेल कितनी हुई थी? 1200 यूनिट की। 1200 यूनिट की सेल लेनी है, 1200 यूनिट की। 1200 यूनिट की जो सेल लेनी है वो क्यों लेनी है? 900 की क्यों नहीं लेनी? अरे भाई वो ये नहीं पूछ रहा कि कोची के हैंड्स की टैक्स लायबिलिटी बताओ।
कोची की लायबिलिटी नहीं, हैदराबाद की लायबिलिटी बतानी है। और हैदराबाद सेलर था 1200 यूनिट का, ना कि 900 यूनिट का। तो एक तो ये पक्की बात हो गई कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 900 यूनिट से हमें मतलब नहीं है, हमें ये वाला चाहिए। अब दूसरी बात, हमने अपनी डिपो को तो 250 रुपए में माल बेचा, सरकार कह रही है मैं नहीं मानती है 250 रुपए, इसकी ओपन मार्केट वैल्यू निकाल के लाओ। हमने कहा भाई हमने तो फैक्ट्री तो 250 में बेच रही है। तो सरकार कह रही बेटा तू 250 में बेच रहा है ना, सरकार कह रही है तू 250 में बेच रहा है ना माल, तू 250 में बेच रहा है, इससे क्या मतलब है, बाजार में कितने का बिक रहा है ये बता। तो बाजार में तो 270 का बिक रहा है। तो हम कह रहे हैं जी बाजार वाला प्राइस हम क्यों ले, 270 रुपए पर हम क्यों जीएसटी दे, वो तो हमारी रिलेटेड पर्सन है, थोड़ा तो डिस्काउंट हमें मिलना चाहिए। सरकार कह रही है चल कोई बात नहीं, इसका 90% ले ले। समझे सर आप, ये जो दोनों प्राइस हैं दोस्तों, इन दोनों प्राइसेस से कोई मतलब नहीं, ये डेटा फालतू में दे रखा होता है। ये देखो आप 270 का 90%, राइट। अब मैं आपको जीएसटी का खेल दिखाता हूं। हमने जब माल बेचा भेजा तभी का तो परसेंटेज लिया जाएगा, वो आगे कब बिक रहा हम उससे क्या मतलब। आपको ये पता लगाना चाहिए कि जीएसटी लायबिलिटी किसके हैंड में पूछी जा रही है। जीएसटी लायबिलिटी जिसके हैंड में पूछी जा रही है उसको सेलर बनाओ, सामने वाले को बायर बनाओ, और ट्रांजैक्शन वाला परसेंटेज लो। 17वां सवाल समझ आया कि नहीं पहले मुझे बताओ। 17 डन, 17 डन। और यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा था कोची डिपो इज नॉट अवेलिंग आईटीसी। अगर कोची डिपो खरीदने वाला डिपो आईटीसी लेगा तो फिर वो 90 फब्बे कुछ नहीं होगा, फिर नॉर्मल प्राइसिंग होगी, ठीक है। देखो 18th क्वेश्चन, Regent Industries owns a manufacturing facility in Chennai, Tamil Nadu, and a distribution depot in Coimbatore, Tamil Nadu. Since the Coimbatore depot operates in a different state, एक मिनट आप दोस्तों होल्ड करें। हाँ 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 रोक दूंगा, बताओ। हाँ 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 मैं बच्चों को बोल देती, नहीं तो 1-2 घंटा लगेगा। तो मैं ये बोल देता हूँ हमको कहीं जाना है, फिर हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन को रोक देते हैं, मेरे को थोड़ा सा कुछ मीटिंग में एक जाना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। 20-25 मिनट या 30 मिनट रुक जाते हैं, फिर ब्रेक करके वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप सब लोग भी ब्रेक ले लीजिए, दैट इज वेरी रिक्वायर्ड। तो we'll meet after half an hour or we'll inform if something else is to be done, ठीक है। okay please wait। Zoom वाले बच्चों ओके कर दो, ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज। getting something market. Base purpose for the so this is securement. So securement option is
Okay. Or social damage, which is like such and it's start. The purpose that is there. Right? अपना उसकी वॉइस ब्रेक हो रहा है